सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भाई, चैनल की मेंबरशिप्स आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। प्लस हमारे टेलीग्राम में फाइनली एक ग्रुप चैट बन चुकी है जो कि सबके लिए फ्री है। वहां पर जाके लोगों से बातें करो, क्रिकेट को डिस्कस करो, फुटबॉल को डिस्कस करो। उसका जो लिंक होने वाला है वो हम लोग पिन कमेंट में डाल देंगे, राइट। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स आज कवर होने वाले हैं, क्योंकि आज काफी ज्यादा हिस्टोरिकल टॉपिक्स एंड काफी ज्यादा मसालेदार टॉपिक्स आने वाले हैं। क्योंकि इंडिया ने 297 बना दिया भाई, तो आई थिंक वो पूरी जो सीरीज है इससे क्या क्या लर्निंग्स होने वाली है, मैंने कुल मिला के 10 पॉइंट्स निकाले हैं इससे। ओके। उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे एंड हमें पता चलेगा कि 2026 वर्ल्ड कप के लिए हमारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। साथ ही साथ आईपीएल की बात है तो चलती ही रहेंगी आई थिंक साल के एंड तक। एंड जितनी भी मेजर टीम्स हैं, विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू दी अदर टीम्स, जैसे कि केकेआर, आरसीबी, सीएसके, एमआई, एसआरएच, आई मीन मेजर टीम तो है भाई, उन सबकी बातें भी होंगी। उन सबसे रिलेटेड काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं, उनको भी हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि कितनी सच्चाई है और कितना फालतू का उसमें मीट है। एंड लास्टली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज, भाई मतलब ब्रेक ही नहीं मिल रहा है लोगों को। आई थिंक काफी अवेटेड भी है, काफी लोग मतलब आई थिंक दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि बीजीटी भी आने वाली है तो उससे पहले लास्ट सीरीज यही होनी है। एग्जैक्टली तो ये लास्ट मौका है एक्सपेरिमेंटेशन का और काइंड ऑफ अपने WTC में स्पॉट बुक करने के एश्योरेंस का। तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ये 3 सेगमेंट्स आज के पॉडकास्ट में होने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू कर देते हैं पहले सेगमेंट से, द इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज। वंस अगेन 10 पॉइंट होने वाले हैं यहाँ पे। इन 10 पॉइंट से हम लोग को बेसिकली पूरी टीम का एक ओवरव्यू मिलेगा और 2026 के वर्ल्ड कप में कौन अपनी जगह बनाते हुए दिख सकते हैं या अभी कैसी प्रोग्रेस चल रही है प्लेयर्स की, उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए आप अगले 2 साल में इस पॉडकास्ट को वापस आके देख सकते हो कैसी प्रोग्रेस थी। वो हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है सेगमेंट का। जो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एंड वो आई थिंक बनता भी सेंस है सबसे पहले डिस्कस करने का, भाई ये जो एक मेंटालिटी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना इंडियन टीम का T20 में, मैंने लिटरली इनफैक्ट मैंने कि अब तो तुमने भी ये देखा ही होगा क्योंकि हम सब लोगों की आंखों के सामने हुआ है, चेंज हुआ है। हमने लिटरली देखा है कि इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट T20 साइड्स थी बैटिंग के मामले में 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। नेदरलैंड से ज्यादा खराब हमारी पावर प्ले की रन रेट थी उस टाइम पे। वहां से ये आज का दिन ये एकदम से ही नहीं आया है। इसके जो सीड्स थे ना वो सो करे गए थे 2 साल पहले जब हम लोग इंग्लैंड से वो सेमीफाइनल हारे थे। जब रोहित शर्मा ने ड्रेसिंग रूम में दिनेश कार्तिक से कहा था, ड्रेसिंग रूम में पवेलियन था आई थिंक, अपने ऐसे सर उसने पकड़ रखा था, कहता था वी हैव टू चेंज। एंड जितने भी लोग कह लें कि भाई जीजी इफेक्ट है, ये है वो है, डेफिनेटली उसका भी पार्ट है और उसको हम लोग अभी क्रेडिट भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। इन माई ओपिनियन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है इंडिया के T20 क्रिकेट में, उसका जो ओरिजिनेटर है ना वो रोहित शर्मा है। आई थिंक डेफिनेटली रोहित शर्मा एंड पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। ये सीरीज मुझे जेन्युइनली बहुत मजेदार लगी। वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड द बिगेस्ट लैंडमार्क सीरीज फॉर इंडियन T20 फॉर्मेट इन रिसेंट ईयर्स। हाँ मतलब कह सकते हैं, क्योंकि आई थिंक द पॉइंट वाज जब सारे जितने भी हमारे ओल्ड प्लेयर्स थे जिन लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया एंड जो यंगस्टर्स आने थे, आई थिंक द क्वालिटी जो है हमारे यंगस्टर्स की, जो टैलेंट है, जो वर्सेटिलिटी है प्लेयर्स की, एंड अब तक हम लोग जितनी तारीफ करते थे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीम्स की, इनके पास बैटिंग बॉलिंग हर जगह डेप्थ है बहुत ज़्यादा, और वो डेप्थ वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग हमें 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी उस लेवल पे नहीं दिखी, उस लेवल की नहीं। हाँ जिस लेवल की इस टाइम पे। सो आई थिंक ऑन बीच में मैं काफ़ी टेंशन में इस चीज़ को लेके था, वो ये था कि मतलब अभी इम्पैक्ट प्लेयर रूल आप लेके आ गए हो IPL के अंदर, तो इसके चलते हुए ऑलराउंडर्स की कमी हमें महसूस होगी। बट जिस तरीके से जो प्रोग्रेस चल रही है टीम की, अभी भी इसके हम लोग कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो इट सीम्स लाइक कि एकदम आइडियल पाथ पे है टीम इंडिया। इनफैक्ट मैं बताऊँ ये जो 8 बॉलर और 8 बैटर का जो टेम्पलेट बनाया है गौतम गंभीर ने, आई थिंक वन सेकेंड इसके ओरिजिनेटर रोहित शर्मा ही थे। जब उन्होंने कहा भाई गया वो टाइम MS धोनी और विराट कोहली की कप्तानी का, अगर हम लोग को जीतना है तो हमें तो ODI फॉर्मेट में भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर कम से कम चाहिए नंबर 8 पे। T20s में तो हमें जडेजा को अक्षर पटेल के साथ भी खिलाना पड़ेगा ना, तो भी हम खिलाएंगे क्योंकि हमें क्वालिटी तो चलो सब में है ही इंडियन टीम में, बट मोर इम्पोर्टेंटली अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि भाई हम लोग को एक प्रॉपर बॉलर खिलाएंगे क्योंकि वो मैच विनर है अपने दिन पे, वो विकेट लेके देगा। आई थिंक वो फिलोसफी लोगों को समझ में आ नहीं रही थी, बट अब 1 year डाउन द लेन
जब हमने 2023 से चेंजेस होते हुए देखने शुरू करे थे, आई थिंक अब सब लोग सेम पेज पे धीरे धीरे आ रहे हैं। यानी जो 8 बॉलर वाला टेम्पलेट है भी ना, डोंट बी सरप्राइज अगर ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हर्षित राणा जैसे प्लेयर्स आएंगे, अगर वो फिट बैठ गए टीम में, कोई बड़ी बात नहीं है कि गौतम गंभीर और स्काई की लीडरशिप के अंडर हमें और ज़्यादा डेप्थ बढ़ते हुए दिखेगी, एंड दिस इज नॉट इवन द फाइनल फॉर्म। एंड आई थिंक काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि अगर ये डेप्थ अभी आ पा रही है तो T20 वर्ल्ड कप में हम लोग जो कह रहे रोहित शर्मा ने सीड्स लगाए थे, तो T20 वर्ल्ड कप अभी 2024 में जो हुआ उसमें ये चीज़ क्यों नहीं देखने को मिली। एंड आई थिंक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन यही होगा उसका कि जब एक टीम होती है जहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं, जब आपको पता है कि अगले 6 महीने में एक वर्ल्ड कप है, तो आपको ट्रस्टेड ऑप्शंस के साथ ही जाना पड़ता है। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, तो सबको पता ही है भाई, अगर वर्ल्ड कप 2 महीने में, तो आपको ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक एक जनरल लेवल ऑफ थिंकिंग इतनी हाई है, बट रिगार्डलेस आई थिंक मैं वही कहूंगा कि लोग तो उल्टा आर्ग्यू कर रहे थे कि इतना भी क्यों करना है, आप तो शिवम दुबे और जडेजा को भी हटा दो और एक बॉलर को ले आओ भाई, शर्त लगा लो इस टाइम पे जो मैक्सिमम लोग होंगे वो T20 टेम्पलेट जो हमारा चेंज हो, रोहित शर्मा को इस चीज़ का क्रेडिट नहीं देंगे। वो तो चलो हाँ, वो तो पॉपुलर नोशन है, बट एक्चुअली पता कमिंग टू द नेक्स्ट 2 गाइस, क्योंकि रोहित शर्मा ने चीज़ शुरू करी, बट गौतम गंभीर का मुझे लगता है अब ये भी नहीं कह सकते गौतम गंभीर को कोई भी क्रेडिट नहीं जाता है, बिकॉज गौतम गंभीर ने फर्स्टली सूर्य कुमार यादव को कैप्टन अपॉइंट करा, एंड ये मुझे लगता है एक बहुत ही ज़्यादा थॉट आउट स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि ऑफकोर्स गंभीर की जितनी स्काई से बनती है उतनी हार्दिक पांड्या से शायद वो टैक्टिकल रेजोनेंस नहीं रही होगी, एंड एक टफ कॉल भी था, एक थोड़ा बायस्ड कॉल भी आप कह सकते हो, बट वही है, जो कोच होगा उसको अगर अपने प्लान्स एग्जीक्यूट कराने तो उसके लिए वो जिस बंदे को परफेक्ट समझता है उसी को बनाएगा, एंड वो चीज़ हमें T20 फॉर्मेट में क्लियरली होते हुए दिख रही है। स्काई एंड गौतम गंभीर का ये जो डुओ है, इसके अंदर जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे देखने में लग रही है, वंस अगेन रोहित शर्मा ने वो सेल्फलेसनेस इम्पोज करी टीम के ऊपर लेके आए वो, बट एक जो फियरलेस अप्रोच है ना, कि हम लोग को जब भी कोई बॉल डिलीवर करी जा रही है तो पहला इंस्टिंक्ट है अटैक करने का, फिर है कि भाई बॉल आ गई तो उसको उस हिसाब से रिएक्ट करके डिफेंड कर दिया या फिर मनूवर करके सिंगल ले लिया। आई थिंक वो, और इस चीज़ को मैं स्टैटिस्टिकली प्रूव भी करूंगा अभी, वो सबसे बड़ा चेंज मुझे दिख रहा है। आई थिंक गंभीर का मैं क्रेडिट इस बात में दूंगा कि एक कोच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि वो जो भी आइडियाज़ है कैप्टन के, क्योंकि आई थिंक सूर्य कुमार यादव के दिमाग में टेम्पलेट तो हो गई कि मुझे, बिकॉज ही इज़ अ स्पेशलिस्ट T20 बैट्समैन, स्पेशलिस्ट T20 प्लेयर, तो उसके दिमाग में ये चीज़ होगी कि मुझे ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए ही चाहिए, बट उस चीज़ की लिबर्टी देना कि आप 8 बैटिंग ऑप्शन और 8 बॉलिंग ऑप्शन लेके जा रहे हो, दैट इज समथिंग जो कि शायद गंभीर ने और ज़्यादा बढ़ावा दिया होगा, एंड दैट इज वाई दे आर ऑन द सेम पेज, विच इज़ वाई सूर्य कुमार यादव का कैप्टन बनना इंपॉर्टेंट था। और ये वही ना, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी डिमांड करता है प्लेयर से, क्योंकि फिर आप देखोगे कि कई बार रियान पराग नंबर 7 नहीं, हाँ, रिंकू सिंह नंबर 7, वॉशिंगटन तुम कभी ऊपर आ जाएंगे, जैसे अक्षय पटेल के साथ हुआ था। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी, कभी कभी नीतीश कुमार रेड्डी ही नंबर 4 पे खेलते हुए दिखेंगे आपको, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और उसके चलते हुए कई बार लोगों को शायद हमेशा चांसेस नहीं भी मिलेंगे, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू हैव 8-9 बैटर्स एंड 8-9 बॉलर्स इन द टीम। वो फ्लेक्सिबिलिटी ही डिमांड करी जाती है कि सिचुएशनल बेसिस पे आपको भेजा जाएगा। अब आप वो दिन गए कि वो, क्योंकि दिमाग को अनसर्टनिटी पसंद नहीं है, तो वो चाहते कि हम बॉक्स कर दें लोगों को कि अच्छा ये यहाँ पे मतलब ये नंबर 6 का ही बैट्समैन है, ये नंबर 5 का ही बैट्समैन है, हमें पता कौन कहाँ बैटिंग करने वाला है। वो चीज़ आई थिंक टेस्ट मैचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ODIs में अभी भी रेलिवेंट है, T20s में वो गया टाइम, अब वो आप लोग को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। एंड आई थिंक इन छोटे छोटे टैक्टिकल चेंजेस को, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़े हैं, इंडिया में ये सब आदत नहीं है लोगों को, वो लेके आना और उनको एक नॉर्म बना देना कि अब यही एक्सपेक्टेड है, वो गौतम गंभीर और स्काई ने करके दिखाया है। रोहित शर्मा ने ये अगेंस्ट द विल सबके जाके करके दिया था, विच इज वाई इट वाज अ टफर थिंग, बट अब इन लोगों ने उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का प्लान बना लिया। तो यू आर सेइंग कि T20 में एक डिफाइंड रोल होना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट? डिफाइंड रोल होना ऑफ पोजिशन इज नॉट पॉसिबल। डिफाइंड रोल आपकी एबिलिटी का, कि आप फिनिशर हो, आप टॉप ऑर्डर बैटर हो, आप स्पिनर हो, अब 1 चेंज बॉलर हो या ओपनिंग बॉलर हो, वो सब डिफाइंड हो सकता है। बट अगर विकेट ही 2 ही गिरे 15वें ओवर तक, तो फिर आप नंबर 4 के बैटर को थोड़ी भेजोगे जो कि ऊपर की बैटिंग करता है, फिर आप फिनिशर को ऊपर भेज दोगे ना। तो वो रोल डिफाइंड आपकी क्वालिटी और स्किल सेट का होगा, पोजीशन का नहीं होगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमने KKR के साथ भी देखा था ये IPL में। बट रिगार्डलेस, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते और अब हम यहाँ से बातें करते हैं प्लेयर्स के बारे में थोड़ी सी, और कौन से प्लेयर्स हमें दिख रहे हैं अभी 26 के वर्ल्ड कप में जाते हैं। सूर्य कुमार यादव, आई थिंक कैप्टेंसी का कोई भी असर मुझे नहीं दिखा उनके बैटिंग पे कि वो हैम्पर हुई हो।
एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनसे पूछा गया था कि क्या कैप्टेंसी के चलते हुए, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स होते हैं जो कि कैप्टेंसी में थोड़ा अंडर परफॉर्म करने लग जाते हैं, उनका जवाब थोड़ा ऐसा था कि अब मुझे कैप्टेंसी मिल गई है तो अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ चॉइस, क्या टीम लेनी है, मुझे किस जगह पे बैटिंग करनी है, वो सब मेरे हाथों में है, तो यू विल सी मी फ्लरिश इवन मोर, ऐसा टाइप का उनका जवाब था। एंड विच वी अल्टीमेटली सॉ इन दिस सीरीज, या इससे पहले की सीरीज, अभी तक जितनी बार भी सूर्य कुमार यादव ने कैप्टेंसी करी है, कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि उन पे कुछ प्रेशर है। Correct. वो बैटिंग एकदम नेक्स्ट लेवल पे ही लेके गए अपने। प्लस आई थिंक सूर्य कुमार यादव बहुत फॉर्चुनेट भी है इस मामले में कि बहुत फ्री टाइम पे अभी वो कैप्टन कर रहे हैं। सिर्फ एक फॉर्मेट की कप्तानी करनी है, टीम पूरी नहीं है तो ईगोस को हैंडल करने का कोई इशू नहीं है, कोच उनकी पसंद का है, अभी वर्ल्ड कप जीते हैं, अभी वर्ल्ड कप जीते तो ट्रॉफीज का प्रेशर नहीं है, अगला वर्ल्ड कप घर पे है, बहुत चीजें अभी इन बेनिफिट ऑफ सूर्य कुमार यादव भी हैं, तो स्काई के ऊपर कोई प्रेशर होना नहीं चाहिए उतना ज्यादा एज अपोज टू समबडी एल्स। बट जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं भाई, मतलब ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल। आई थिंक इस पूरी सीरीज में ऐसा लगा है कि सूर्य कुमार यादव का वो जो इंटेंट वाला होता है, ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट तो करते ही हैं, बट इस पूरी सीरीज में जैसे उन्होंने 200 की स्ट्राइक रेट रन मारे हैं, आई थिंक मतलब वही ना, बॉलर को देख के लेगा अब क्या ही कर सकते हैं भाई इसके अगेंस्ट, अगर ये लेट के मार सकता है आदमी तो इसके अगेंस्ट आप क्या बॉल डालोगे। बाउंसर आ रही है सर पे, उसने उसको पीछे मनूवर करके मार दिया छक्का यार, कीपर के सर के पीछे से। ये कहाँ होते हुए दिखते थे इंडियन क्रिकेट में। आई थिंक सूर्य कुमार यादव का सबसे बढ़िया मुझे पार्ट यही लग रहा है कि जब खुद कैप्टन बन गए तो आपको पता है टीम से ड्रॉप तो नहीं होने वाले, सो नाउ यू हैव द लिबर्टी कि आप अपने शॉट्स को एक्सप्रेस करो विदाउट द फियर ऑफ फेलियर। एंड वो चीज वो खुद तो कर ही रहा है, बट उसने बाकी लोगों में भी इंस्टिल करी है। वंस अगेन आई विल प्रूव दिस टू यू विद द स्टैट्स एंड जो हमने मैच की ऑब्जर्वेशंस देखी हैं, बिकॉज स्काई तो टॉप नॉच रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट डिबेटेबल पॉइंट, संजू सैमसन। पहले 2 मैचेस में वो नहीं चले, श्रीलंका की पूरी सीरीज फ्लॉप थी, 5-6 मैचेस हो चुके थे जहां से उनकी बिल्कुल भी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी, एंड लोग फिर भी डिफेंड कर रहे थे, विच आई थिंक इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको ऐसे डिफेंड नहीं करना चाहिए, बट टीम का डिफेंड करना बिल्कुल बनता है। अगर टीम की मैनेजमेंट कह रही कि नहीं हम संजू को बैक करेंगे, वो एकदम सही थे इस मामले में, क्योंकि पता है कई लोगों की कंप्लेंट रही है कि संजू सैमसन को इनफ चांसेस रेगुलरली नहीं मिलते। आप बीच बीच में 1-2 मैचेस खिला दोगे और फिर बोलोगे कि हाँ कि आपने वैसे तो 20 मैचेस खेलने करियर में, लेकिन वो खेले कैसे हैं, 2-2 मैच खेल के हटा दिया। इस बार गौतम गंभीर और स्काई ने वो गलती नहीं करी है। उन्होंने कहा आप 2-3 सीरीज लगातार खेलोगे, जिम्बाब्वे वाली सीरीज थी, श्रीलंका वाली सीरीज थी, अब ये सीरीज आई, एंड फाइनली सैमसन ने वो करके दिखाया जो कि हम सब जानते हैं वो कैपेबल रहे हैं करने के। एंड अगर ये इनिंग्स वो खेल के दे सकते हैं इस तरीके से, भाई देयर इज नो कंप्लेंट एट ऑल। फर्स्टली डू यू थिंक कि उसकी सीरीज अच्छी गई है ओवरऑल? नहीं, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि अब जो जस्टिस गैंग जो है वो बेसिकली क्या है, वो हर जगह सोशल मीडिया पे निकल के सबको कमेंट कर रहा है। जो मेन इशू है संजू सैमसन के साथ कंसिस्टेंसी का, क्या हमें वो सॉल्व होते हुए दिखी है? वो अभी भी सॉल्व होते हुए नहीं दिखी है। अच्छा, मेरे दिमाग में भी यही चीज़ थी। अब लाइक इफ यू लुक एट इट, उसने फर्स्ट मैच में 29 रन बनाए थे ऑफ 19 बॉल्स, 150 का स्ट्राइक रेट है। अब 30s इन अ T20 मैच इज अ गुड स्कोर, प्लस ही इज एन ओपनर, तो उसका काम ही वही है कि आप जल्दी शॉट मारो और मार के आउट हो जाओ, मतलब अपना काम कर दो बेसिकली, आउट नहीं होना, बट जितना कर सकते हो उतना करो। तो पहले मैच में उसने आई वुड से ही प्लेड डिसेंट यार, अच्छा गया उसका पहला मैच। सेकंड मैच में ऑब्वियसली ही गॉट आउट अर्ली, थर्ड मैच में वी नो उसने क्या करा। तो ओवरऑल अगर आप 3 में से 2 मैच में परफॉर्म कर रहे हो, आई थिंक इट्स अ गुड सीरीज। मेरा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे लगा संजू सैमसन के लिए, आपको पता है पूरी दुनिया आपके पीछे है अभी कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, एंड वंस अगेन क्रेडिट टू स्काई एंड गौतम गंभीर है। तुम नोटिस करना, पहला मैच, दूसरा मैच और तीसरा मैच भी, तीसरा मैच स्पेसिफिकली क्योंकि जब पहले 2 मैच में रन नहीं आए तो ज्यादा प्रेशर तीसरे मैच पे है। जो उसका वही था ना, अटैक फर्स्ट अप्रोच, कि कोई भी बॉल डिलीवर हो रही है, मुझे पहले दिमाग में ये थॉट लेके आना है कि मैं इसको बाउंड्री के बाहर कैसे मार सकता हूँ। अगर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बॉल इतनी अच्छी है, तब मेरा दूसरा ऑप्शन होगा दिमाग में कि चलो मैं इसको मनूवर करके सिंगल लूँ या फिर डॉट बॉल खेलूँ। वो उसने थर्ड मैच में भी दिखा रखा था। वो जो 5 छक्के मारे उसने, भाई बड़ा आसान होता है, इवन इन 90s उसने फिर चौका वक्का मार के 100 पूरी करी। बड़ा आसान होता है कि आप टैप करके सिंगल लेके 100 के लिए खेलो। इसकी स्टोरी यही है, सूर्य कुमार यादव से जब उसकी बात हो रही थी बीच में, जब वो 100 मारने वाला था, 4 रन चाहिए थे, तब संजू सैमसन ने जाके बोला कि मैं सामने छक्का मारने की सोच रहा हूँ। और सूर्य कुमार यादव ने कहा भाई अभी तेरा टाइम है, टैप कर ले, मतलब कुछ ऊंचा शॉट मत मार, आउट हो जाएगा। और उसने अगली बॉल पे सामने चौका मारा निकल के।
तो उसके सूर्यकुमार यादव ने इस चीज़ की तारीफ भी करी कि मैंने बोला भी था, बट उसके बाद भी उसने वही करा क्योंकि अटैक फर्स्ट अप्रोच है. ही ऑल्सो सेड दिस ओनली. उनके कोटेशन यही था कि अटैक फर्स्ट अप्रोच था उनका. पहला इंस्टेंट ही है कि मुझे शॉट मारना है. एंड बहुत ज्यादा इसमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए संजू सैमसन. हाँ डेफिनेटली. कि उस बंदे ने सेल्फलेसली, आपको पता अगर आप 100 मार दोगे तो काफी सारे लोगों का बोलती बंद हो जाएगी. तो आप बहुत आराम से उसको 100 के लिए खेल भी सकते थे सिंगल लेकर. बट नहीं भाई, टीम पहले आती है. आपको चौका दिख रहा है, आपको छक्का दिख रहा है, वो मारने जाओगे भले ही आप 90s में आउट हो गए. उसके लिए आई थिंक संजू सैमसन की जितनी भी तारीफ करी जाए ना उतना कम है. एंड अगर वो ऐसी बैटिंग कर सकता है वंस अगेन, भाई देयर इज नो कंप्लेन एट ऑल. बट प्रॉब्लम वही है, हमें ये क्या रेगुलरली होते हुए दिखेगी, वो चीज मेरे हिसाब से अभी सॉल्व नहीं. आई थिंक रेगुलरली होते दिखेगी. प्लस द मेन प्रॉब्लम है कि अभी जो बैटिंग आई है वो एज एन ओपनर आई है. अब ये नेक्स्ट पॉइंट, इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं. सब पॉइंट था कि अगर संजू सैमसन अब यहाँ पे 100 मार दी, डेफिनेटली ही विल बी अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सीरीज. क्या वो प्लेइंग 11 में होंगे? बहुत ज्यादा. सी प्लेइंग 11 में होंगे. अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन कि क्या उस टाइम पे, जैसे नेक्स्ट T20 सीरीज कब है, न्यूजीलैंड के साथ है T20 सीरीज. आई एम नॉट श्योर, मैं शेड्यूल देखना हमारा नेक्स्ट जो भी होगी आई थिंक डिफिकल्ट इसलिए है, सॉरी प्रोबेबल इसलिए है कि उसका प्लेइंग 11 में हो जाए वो, क्योंकि जायसवाल और शुभमन गिल दोनों मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि टेस्ट सीजन चल रहा होगा उस टाइम पे. अगर हम लोग 26 के वर्ल्ड कप कॉन्टेक्स्ट में लेके चले, गिल तो वाइस कैप्टन है तो वो होंगे ही होंगे. ठीक है. डू यू थिंक दैट सिचुएशन कैन चेंज? नहीं, मुश्किल लग रहा है मुझे तो बहुत. ओके. क्योंकि भाई तुम कितना भी कह लो, गिल का वो भी तो नहीं है ना कि परफॉर्म कर ही नहीं रहा है. एक तो ये भी तो एक परसेप्शन बना रखा है लोगों ने कि गिल तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करता. संजू सैमसन ने 100 मारी, गिल ऑलरेडी मार चुका है 100 भाई T20 में. और अभी टेस्ट मैचेस में भी भाई 100 पे 100 मार रहा है. तो आई थिंक लोग भूल जाते हैं कि गिल को, हाँ उसकी मार्केटिंग वैसे कर रखी है कि कोहली के बाद वो नेक्स्ट बिग थिंग है, उतने रन शायद अभी नहीं मार रहा वो, तो वो क्रिटिसिज्म आता है. ठीक है, वो इट्स अ बाय प्रोडक्ट. बट ऐसा नहीं कि वो बंदा परफॉर्म बिल्कुल ही नहीं कर रहा है. हाँ T20 फॉर्मेट में क्या मैं आइडियली गिल को चाहूंगा? नहीं. आई थिंक जायसवाल तो नो ब्रेनर है इस टाइम पे. हाँ. वो तो रहेगा ही रहेगा. इट इज जस्ट अबाउट कि सेकंड स्पॉट कौन होता है. एंड अभी अभिषेक शर्मा पे भी हमें डिस्कशन करना है. या एंड सेकंड स्पॉट के लिए 3 लोग लड़ रहे हैं, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल. तो बहुत डिफिकल्ट है. इवन ऋषभ पंत भाई, अगर सैमसन ओपनिंग नहीं करता, उसको मिडिल ऑर्डर में खेलना है, तो फिर वो ऋषभ पंत के साथ लड़ाई कर रहा है. राइट. ईशान किशन को तो अभी मैं कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं उसको BCCI कैसे ट्रीट करेगी, वरना आइडियली उसका भी केस बनता है. बट संजू सैमसन का बस वही है कि द नेम्स ही इज कंपीटिंग विद आर जस्ट टू बिग एंड हैव बीन प्लेइंग फॉर इंडिया फॉर सो लॉन्ग कि उनको हटाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा. अब एक ही चीज संजू सैमसन को ला सकती है टीम के अंदर, दैट इज कंसिस्टेंसी. अब पता है जो लोग ये इस बात पे रोएंगे अगर कि 100 मार दी तो क्या, फर्स्टली दिल पे हाथ रख के बोलो तो वो इशू जो कंसिस्टेंसी का है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है. सेकेंडली ऋतुराज गायकवाड ने भी 100 मारी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 सीरीज में. तो ये पहली बार नहीं होगा अगर कोई 100 मारने के बाद भी टीम में ना आए तो. सब वैसे एक्ट ना करेगी और 100 होगा ही भाई साहब. 100 बहुत लोगों ने मार रखी है भाई. मैंने अभी बहुत तारीफ करी संजू सैमसन की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देना भी जरूरी है. और ये इसमें सही गलत तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टीम का क्या प्लान है, उसके हिसाब से हमें 26 वर्ल्ड कप की बातें करनी है. तो टीम के प्लान्स में क्लियरली गिल है भाई अभी, यू लाइक इट और नॉट. तो संजू सैमसन का मुझे अभी भी लगता है कि मुश्किल है, डिफिकल्ट है जो टॉप प्लेइंग 11 होगी T20 की उसमें आना. क्योंकि आई थिंक वंस अगेन वो प्रेफरेंस गिल, जायसवाल, ऋषभ पंत जैसे लोगों को दी जाएगी. संजू सैमसन को वही जो तुम कह रहे हो ना कि 29 मार दी, आई थिंक इट इज गुड इनफ. मेरा क्वेश्चन वही है और इशू वही है कि इट इज नॉट गुड इनफ. जब आप 5-6 बड़े बड़े नामों के साथ compete कर रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी एक अनफेयर बैटल में हो. मुझे पता वो अनफेयर है लेकिन वो है ऐसा. और फिर आपको वो गुड इनफ से बहुत बेटर परफॉर्म करके रेगुलरली देना पड़ेगा, तब भी आपको कंसिडर करा जाएगा. ऑब्जेक्टिवली मे बी आपको लगे कि हाँ अच्छी सीरीज गई है, बट फॉर हिम टू कम इनटू दैट टीम और एक वो स्पॉट फिक्स कर ले अपना, उसके लिए आपको थोड़ा अननेचुरल करना ही पड़ेगा, जो कि उसने करके दिखाया 30-20 में. बट ही विल हैव टू डू इट अ कपल ऑफ टाइम्स मोर विद कंसिस्टेंटली स्कोरिंग 30s and 40s इन बिटवीन. तब ही संजू सैमसन को कंसिडर करा जाएगा. आई डोंट थिंक वी हैव सीन इनफ कि हम लोग ये बोल दें कि संजू सैमसन अब एक शोर शॉट स्टार्टर है. बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, बट आई थिंक ग्राउंड रियलिटी है एंड परहैप्स लोग अग्री भी करेंगे इससे. बट जो नेक्स्ट बैटर होने वाले हैं अभिषेक शर्मा, आई थिंक परहैप्स दी ओनली नेगेटिव फ्रॉम दिस सीरीज. बाकी हर किसी ने परफॉर्म करा है. अब अच्छा, यहाँ पे संजू सैमसन के फैंस एक क्वेश्चन उठाएंगे, बहुत ही लेजिट क्वेश्चन है बाय द वे, कि अभिषेक शर्मा जैसे बंदे ने रन ही नहीं मारे बिल्कुल भी, ना बॉलिंग कराई, एक और कराए, तो आप
अभिषेक शर्मा को कैसे शॉर्ट स्टार्टर मान के चल रहे हो अलॉन्ग साइड जायसवाल या शुभमन गिल, एंड सैमसन जिसने अभी 100 मारी उसको कंसिडर भी नहीं कर रहे। बाय द वे अभिषेक शर्मा ने अपने सेकंड मैच में 100 मारी थी, वंस अगेन 100 आज के डेट में, मतलब इट इज एक्सपेक्टेड। बट रिगार्डलेस अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके की बैटिंग करी है, नेचुरली लोग सवाल उठाएंगे भाई कि रन तो आ नहीं रहे। मेरा पता है इसमें आंसर क्या है, फिर तुम बोलना। एक ये भी सुनने में बहुत अनफेयर लगेगा, बट आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। अभिषेक शर्मा को जिन पैरामीटर्स पे जज करा जाएगा ना, वो जायसवाल, गिल, संजू सैमसन और कोई भी और, उन पैरामीटर्स वो सेम नहीं होंगे। अभिषेक शर्मा को डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज करा जाएगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। इन द सेंस वो बताऊंगा, तुम पहले बोलो। सी मेरा पॉइंट ये बेसिकली ऑब्वियसली एज बैटिंग उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, 30-35 रन मारे उसने टोटल में, टोटल तीनों मैचेस में, और पूरी सीरीज में उससे 3 ही ओवर डलवाएगा, जो कि हमने फर्स्ट T20 का आई थिंक रिव्यू करा था, उसमें हमने कहा था कि उससे बॉलिंग क्यों नहीं करवाई, एंड उस पर सवाल उठे थे। बट फिर नेक्स्ट 2 मैचेस में उससे बॉलिंग करवाई गई, 3 ओवर उससे डलवाएगा जिसमें उसने सिर्फ एक ही विकेट लिया है। तो प्लस ऑल दो इकोनॉमिकल था वो एज अ बॉलर। आई थिंक मेरा भी पॉइंट वही है कि आप उसको सिर्फ एज अ बैट्समैन जज मत करो। ऑब्वियसली राइट नाउ इफ यू लुक एट इट, तो T20 स्टार्टिंग रन में आप ये नहीं कह सकते शॉर्ट स्टार्टर है ही है, क्योंकि ही इज टू रॉ राइट नाउ। तो आप तुरंत नहीं बोल सकते कि इसको शुभमन गिल, सैमसंग या जायसवाल सबके ऊपर स्टार्ट करा दो। आई थिंक द पॉइंट इज कि जो प्रोफाइल है वो, और जो पोटेंशियल है उस प्रोफाइल का, वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपको दिखेगा ही दिखेगा कि उसको थोड़ा मे बी आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिवली अनडिजर्विंग चांसेस मिलेंगे। मेरा पता क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। सुनील नारायण अगर KKR से खेल रहा है, अगर वो 4 मैच में 0 बनाएगा तो क्या उसको 5वें मैच में ओपनिंग नहीं कराई जाएगी? कराई जाएगी ना, क्योंकि उसके जितने भी रन आ रहे हैं वो बोनस है एक तरीके से, वो एक पिंच हिटर की तरह ऊपर गया हुआ है। आई एम नॉट सेइंग अभिषेक शर्मा वैसा बंदा है, वो एक प्रॉपर बैटर है, लेकिन उसका जो रोल है ना वो वही है। आप हमें एक ओपनर ऐसा दो जो कि पहली बॉल से मारते दिखेगा। अभी हमने संजू सैमसन की तारीफ करी, भाई सेम गोस फॉर अभिषेक शर्मा यार। पता है आपको 2-3 मैच से रन नहीं आ रहे, चाहते तो आप आराम से खेलते हैं ना। अभिषेक शर्मा ने दूसरी बॉल पर उठा के कवर्स के ऊपर से मारा था, जो कि एकदम परफेक्टली हिट भी नहीं हुआ था, वो छक्का नहीं हुआ था वो। इट इज वेरी क्लियर कि वो स्काई और गौतम गंभीर ने बोल रखा है उसको, गेम ही वही है कि तेरा गेम ही वही है, तू आउट, मुझे पता है तू आउट होगा क्योंकि तेरा हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम है। तो शायद तू 10 में से 6-7 बार जल्दी आउट होगा, पर जब वो 3-4 मैच तू चलेगा तो उसमें तू अकेला जिताएगा गेम। प्लस ऑफ कोर्स वो बॉलिंग वाला एंगल भी आएगा, एंड एज फैक्टर भी है। संजू सैमसन आई थिंक 30s एंटर कर चुके हैं, वो अभी 24-25 साल का ही है, तो वो भी एक बेनिफिट रहेगा अभिषेक शर्मा के साथ। मेरा कहने का बेसिकली पर्पस ये था, जो प्रोफाइल और जो डिमांड की गई है अभिषेक शर्मा से, वो इस टाइप का रोल दिया गया कि उसमें नेचुरली वो बहुत बार फेल होगा, और सिर्फ वही नहीं, कोई भी खेलेगा तो वैसे फेल होगा उस टाइप के गेम पे। तो मुझे लगता है उसको जज करने के पैरामीटर्स भी अलग ही रखे होंगे मैनेजमेंट ने। आई जेन्युइनली बिलीव सो, वरना उसको हटाना होता या ट्राई करना होता, बहुत सारे रीजंस थे भाई। आप किसी और गायकवाड आप क्यों नहीं लोगे स्क्वाड के अंदर? अपना पहले से ही सीरीज शुरू होने से पहले 2-3 ऐसे प्लेयर्स थे जिनको सीरीज शुरू होने से पहले बोल रखा था कि आपको पूरे मौके मिलने वाले। एक थे संजू सैमसन, एक थे अभिषेक शर्मा, एक थे नीतीश कुमार रेड्डी। ये 3 प्लेयर तो ऐसे मिनिमम थे जिनको बोल रखा था कि आपको हर मैच खेलने को मिलेगा। यू कैन इवन ऐड अपना ये मयंक यादव एंड वरुण चक्रवर्ती, राइट। तो आपको जब पहले से बोल रखा है ना, तो और ये बेस्ट पॉसिबल तरीका है। सौरव गांगुली ने युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह को ऐसे ही बनाया था। तो मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को जज भी अलग तरीके से करा जाएगा, हमें थोड़ा और पेशेंट होना पड़ेगा अभिषेक शर्मा ऐसे प्लेयर्स के साथ। ऑल्दो पीपल माइट आल्सो से कि जायसवाल भी वैसा ही बंदा है जो कि फर्स्ट बॉल साथ ही मारना स्टार्ट कर देता है। जायसवाल तो बेटर है ही ना यार, कौन कर रहा है? नहीं तो फिर वही है ना कि फिर उसके लेवल के जो पैरामीटर्स है उस पर ही जज करा जाएगा अभिषेक शर्मा को भी, इवन एज अ बैट्समैन। जायसवाल 1-2 साल से खेल भी रहा है ना। अभिषेक शर्मा को अभी 2 सीरीज हुई है, श्रीलंका वाली सीरीज में भी नहीं था अभिषेक शर्मा ना, तो क्या ही जज कर रहे हैं? नहीं जज मतलब द पॉइंट इज कि तुमने कहा कि अभिषेक शर्मा को जज करने के पैरामीटर्स ही डिफरेंट रहेंगे। तो मैं बताऊं, इफ यू रिमेंबर जो ऑस्ट्रेलिया वाली T20 सीरीज हुई थी वर्ल्ड कप हारने के बाद, तुम्हें याद है उसमें आई थिंक वो वाली सीरीज थी या कौन सी थी, आई कुड बी रॉन्ग हियर, उसमें तुम्हें याद है हम लोग डिस्कस भी किया था कि कैसे जायसवाल जो थोड़ा रेकलेस लग रहा है अभी, वो स्टार्ट्स देता और जल्दी आउट हो जाता है, याद है ना तुम्हें? अब हम लोग कह रहे हैं क्या कोई ऐसा जायसवाल की? नहीं कह रहा ना, आगे एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत और बेटर होगा जायसवाल अभी। तो अभिषेक शर्मा के पूरे करियर की 2री-3री सीरीज है यार ये। जायसवाल तब तक ठीक ठाक खेल गया था, एक साल IPL में 100 बना के आ रहा था, तब उसका वो हाल था इंडिया से। तो चिन्मय स्वामी वगैरह में मैचेस हुए थे वहां पे उस टाइम, उस सीरीज के अंदर। तो अभी अभिषेक शर्मा के लिए मैं क्या ही बोलूँ इसमें,
बस मेरा पॉइंट है, वन सेकेंड, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, अभी हम लोग को बात मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है. दे विल बी ट्रीटिंग अभिषेक शर्मा डिफरेंटली, एंड वो एक, मुझे लगता है यू विल बी मिसिंग आउट ऑन अभिषेक शर्मा अगर उनको आप सेलेक्ट नहीं करते. वो टीम में वैसा प्लेयर होना चाहिए इन माय ओपिनियन. उसको आप लॉन्ग रोप देनी आप दो चाहे तो. युवराज सिंह के साथ भी ऐसे ही हुआ था. आई थिंक बहुत गट्सी डिसीजन है ऑल्दो, क्योंकि आई जनरली थिंक कि इंडियन ऑडियंस इन जनरल इज नॉट रेडी फॉर सच अ बैट्समैन जो कि ऐसा टाइप से खेले. ऑब्वियसली अगर वो 70 आउट ऑफ 100 टाइम्स पुल ऑफ कर लेता है, वो 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स पुल ऑफ कर लेता है उस चीज़ को, तो फिर वो लोगों के साथ अच्छी तरीके से रेजोनेट होगा. बट अगर वो ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस कभी कभी रन मार रहा है, कभी एकदम से आउट हो जा रहा है, तो इट विल नॉट, मतलब ऑडियंस शायद उस चीज़ को अप्रिशिएट ना करे उतना. अरे यार जब 8-9 बैट्समैन टीम में रखे हैं ना, तो उसका पर्पस ही वही है बेसिकली, मैं तो ये कह रहा हूँ. बट नॉनदलेस जो उसकी बॉलिंग था उसको ज़्यादा नहीं कराया गया वंस अगेन, बट हम लोग को दिख रहा है कि उसको बीच बीच में यूज़ करने का इंटेंशन है. रियान पराग को उतना यूज़ नहीं करा गया इनफैक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड मैं एक और चीज़ कहूँगा, अभिषेक शर्मा से आप क्या ये बॉलिंग करोगे जब वॉशिंगटन सुंदर से अपने पूरे 3 मैच में लाके से 4 ओवर डलवाए. एंड यहाँ पे मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है, आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर को ये लोग टिपिकली वो जडेजा वाला रोल दे रहे हैं इस वक्त. कि भाई आप T20 वर्ल्ड कप में देखा था ना, जडेजा हार्डली बॉलिंग कर रहा था, हार्डली बैटिंग कर रहा था, लेकिन टीम में था क्योंकि वो कॉम्पोजिशन में फिट कर रहा था एज दैट वन एक्स्ट्रा गाय जो आपको बैटिंग और बॉलिंग में एक्स्ट्रा नंबर्स डाल के देगा. आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर को अभी वैसे ही ट्रीट करा जा रहा है. आई जस्ट होप कि इस चक्कर में उसकी बैटिंग नेचुरली बहुत कम आएगी, पर बैटिंग के टच में रहे ताकि वो नंबर 8 में बैटिंग कर भी पाए जब आएगा. इज इट द राइट डिसीजन दो? हाँ सही है कि वैसा टाइप का रोल दिया जाए. क्योंकि अक्षर पटेल जब आएगा तो अक्षर पटेल तो ऊपर बैटिंग करेगा ना वॉशिंगटन सुंदर से, उसको नंबर 8 पे बैटिंग कराई जाएगी. तो आई थिंक बिल्कुल सही डिसीजन है ये, एंड बहुत अच्छा प्लेयर है वॉशिंगटन सुंदर उस रोल के अंदर. फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता है, तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. एक ऑफ स्पिनर की कमी थी, अब तो ये राइट आर्म ऑफ स्पिनर आ गए, जडेजा तो लेफ्ट आर्मर थे. तो अक्षर पटेल एंड वॉशिंगटन दोनों साथ में भी खेल सकते हैं. हमने श्रीलंका की ओडीआई सीरीज में भी दिखा था होते हुए. आई थिंक सही तरीके से कर रहे हैं, बस बीच बीच में उसको चांसेस बैटिंग के भी थोड़े ऊपर आके देते रहे ताकि टच में रहे वो. मैं तो इतना कहूँगा. आई थिंक इस पूरी सीरीज में भी जितनी बॉलिंग मिली है, 4 ही ओवर डाले उसने टोटल में, बट जब भी उसने बॉलिंग डाली है वो अच्छा ही लगा है देखने में. 3 विकेट भी लिया उसने अल्टीमेटली. सो जितने भी चांस मिलेंगे आई थिंक वही है T20 फॉर्मेट. इफ यू लुक एट इट, एंड मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है इस चीज़ को मास्टर करना. क्या मतलब आई थिंक T20 जो टेम्पलेट है उसमें जो प्लेयर्स खेलेंगे उनकी इज्जत आगे जाके और बढ़नी चाहिए कायदे से. तो क्यों भाई लोग हमेशा टेस्ट वेस्ट की बात करते थे, अगर ऐसा टाइप का T20 फॉर्मेट होने वाला है, जैसे हमने अभिषेक शर्मा का रोल डिस्कस करा, जैसे हम वॉशिंगटन सुंदर का रोल डिस्कस कर रहे हैं, कि बहुत हो सकता है आपको बहुत ऊपर नीचे करके खेलना पड़े, कई बार बहुत कम चांसेस हैं आपके, उसके बाद भी आपको बहुत अच्छे टच में रहना है, स्टार्टिंग से हिट करना है सारे प्लेयर्स को. आई थिंक बहुत अंडररेटेड स्किल होने वाली है आगे जाके, जिसकी वैल्यू अभी है. सिंप्लीफाई हो रहा है, मैं तो उल्टा सोचता हूं. सिंप्लीफाई हो रहा है भाई. तुम ये देखो 8-9 बैटर है टीम के अंदर, सबका रोल सेम ही तो है मोस्टली. सबको बोल रखा है पहली बॉल से इसको अटैक करने, अटैक फर्स्ट अप्रोच अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. तो कुछ चेंजेस थोड़ी है. आपको बस ये है कि अगर आप ऊपर बैटिंग करो तो आपको ज्यादा बॉल खेलने को मिल रही है, तो आपके पास ज्यादा चांस है शाइन करने का. नीचे आ रहा तो आपको उतनी लाइमलाइट नहीं मिलेगी जैसे कि रिंकू सिंह के साथ हो रहा है. ऑल्दो अटैक फर्स्ट अप्रोच इज प्रोबब्ली द मोस्ट डिफिकल्ट अप्रोच. नॉट रियली व्हेन यू हैव सो मच ऑफ, मतलब ये वंस अगेन ये तभी, हाँ ये बात है कि अगर टीम की बैकिंग है, जो कि आई थिंक इंपॉर्टेंट भी है, टीम के मैनेजमेंट में इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर आप अटैक फर्स्ट अप्रोच रख रहे हो तो हर बैटर का जो एवरेज स्कोर होगा वो गिरेगा ही गिरेगा. अब वो फिर वो हर मैच में 100 नहीं आएगी, 50 नहीं आएगी, क्योंकि रिस्क ज़्यादा होने वाला है. अगर वो है जो कि इंडियन टीम में है इस वक्त, कुछ नहीं है भाई, ज़्यादा सिंप्लीफाई हुआ है गेम. आपको कुछ नहीं करना, एटलीस्ट फॉर द बैटर्स. बॉलर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं. आप किसी भी रोल पे आओ, आपका इंटेंट सेम होने वाला है, सिचुएशनल प्ले सेम होने वाली है. एंड लेट मी एक्चुअली नॉट प्रूव दिस. मैं तब से क्या था, मैं प्रूव करूँगा. ये बीच में मैं पॉइंट इंसर्ट करना चाहता हूँ. इंडिया जिस तरीके का बैटिंग टेम्पलेट लेके चल रही है, वी हैव नॉट सीन दिस बिफोर. सेकेंड T20 में पावर प्ले के अंदर 45 रन थे और 3 विकेट गिर चुके थे. बॉल फंस के आ रही थी, सब लोग सेम तरीके से आउट हो रहे थे मुस्तफिजुर रहमान पे. उसके बाद यूजुअली अगर 3 विकेट गिर गए और 45 रन है पावर प्ले में, मतलब कि आपकी 7.5 रन पर ओवर्स की इकोनॉमी से, रन रेट से चल रहे हो आप यहाँ से इनिंग्स बिल्ड करने का सोचोगे. इंडिया ने अगले 47 बॉल्स पे 108 रन मारे, 12 रन पर ओवर से ज्यादा, जिस मैच में नीतीश कुमार रेड्डी पागल हो गया था. ये क्या है? इसमें सिचुएशनल प्ले है ही नहीं कुछ. आपको बोल रखा है भाई सिचुएशन कैसी भी हो, आपका अप्रोच अटैक फर्स्ट होना चाहिए. तो आपने गेस वर्क हटा दिया ना दिमाग से, आपको ज्यादा सिंप्लीफाइड है. ऑफ कोर्स
एकदम ही आप ब्लाइंड होकर नहीं खेल सकते हो, कभी कभी सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप T20 वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रहे हो तो ऑफकोर्स आप ऐसे नहीं खेलोगे, फिर कोहली जैसे लोग की ग्रेटनेस आती है। बट आई थिंक गेस्ट वर्क हटा दिया है मैनेजमेंट ने, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया सबके रोल्स एंड बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शंस हैं भाई आपको किस तरीके से खेलना है। इंडिविजुअल माइलस्टोन्स भूल जाओ, जो कि स्काई ने भी प्रेजेंटेशन में कहा था कि मैं सेल्फलेस टीम बना रहा हूँ, हम लोग नहीं। अरे यार स्काई की बात कर लो यार, 74 पे खेल रहा था 30-35 बॉलों में, 14वें ओवर में आउट हुआ है वो तीसरे T20 में, 6 ओवर बचे हुए थे, 26 रन चाहिए थे सिर्फ, खेलता आराम से 100 के लिए, क्यों नहीं खेला? नीतीश कुमार रेड्डी ने कितने 70-75 रन मारे थे, खेलता 100 के लिए आराम से भाई। हार्दिक पांड्या 50 के लिए खेल लेता, क्यों नहीं खेल रहे? बहुत सिंपल है, सबको बोल रखा है हम लोग आपको 100 और 50 से जज नहीं करेंगे, आपके इम्पैक्ट से जज करा जाएगा। अगर आप टीम के लिए खेल रहे हो यू आर मोस्ट वेलकम। रोल सबके सिंप्लीफाइड है एंड ये 297 जो आया है ना, इसमें बहुत बड़ा रोल ये है इस चीज का। हाँ डेफिनेटली। विराट कोहली, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स नहीं है टीम में, वो जो एंकर्स भाई कितना भी हंस लो ये फैक्ट है। अगर विराट कोहली इस टीम में होता या शुभमन गिल इस टीम में होता, क्या ये टोटल हमें 297 का बनते हुए दिखता? आई हाईली डाउट। आई थिंक नहीं दिखता। एंड वही मतलब इसमें अनलेस एंड अनटिल वो अपने बेस्ट डे पे खेल रहे हैं। हाँ नहीं दिखता। एंड मतलब आई वोंट क्रिटिसाइज देम फॉर दिस। हाँ वो अलग टाइम अलग था एंड वो उनकी बचपन से ग्रूमिंग ही इस तरीके से हुई पर गिल के पास एक्सक्यूज नहीं है, गिल को करना पड़ेगा या ऋतुराज गायकवाड़ को ही करना पड़ेगा। गायकवाड़, गिल, कोहली जैसे प्लेयर्स जो प्रोफाइल के थे, जो कि एक एंकर फर्स्ट अटैकर लेटर वाला जो एक टेम्पलेट है, जो उनकी नेचुरल बिल्ड ही वैसी है, वो अगर टीम में होंगे तो ये 297 मन तो ही नहीं दिखेगा आपको, 250 भी नहीं दिखेगा मन तो, क्योंकि वो नेचुरली कुछ बॉल्स को लेंगे सेटल होने में। ऑन देयर बेस्ट डे जब वो पता कि वो नीचे ग्राउंडेड कवर ड्राइव भी मारा तो भी गैप में ही जा रही चौका बिना रिस्क लिए, ऑफ कोर्स तब हो सकता है सब, वो एक्सेप्शंस हमेशा होंगे। बट ऑन एन एवरेज डे क्या आपको होते हुए दिखेगा? क्या 45 पे 3 विकेट होते तो क्या विराट कोहली या गिल वैसे खेलते जैसे कि नीतीश कुमार रेड्डी ने खेला, हार्दिक पांड्या ने खेला? नहीं खेलते भाई वैसे, और खेलते तो शायद आउट हो जाते। हमने वो चीज अफगानिस्तान वाली T20 सीरीज में देखी तो थी वर्ल्ड कप से पहले। तो वो टाइम गया अब, और ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि एंकर्स वाला रोल अब गया। कई लोग पता जिम्बाब्वे वाले सीरीज में भी कह रहे थे कि आपको एंकर रखना जरूरी है, एक एंकर होना जरूरी है, राइट। गया भाई टाइम, वो नहीं रखा ना एंकर, फिर भी 45 पे 3 के बाद हमने 200 क्रॉस करा, सब होगा। और ऑल ओवर द वर्ल्ड अब T20 में विकेट्स पाटा ही होने वाले हैं, उस बात का डर नहीं है किसी को। आई थिंक शॉकिंग चीज ये थी कि IPL में इतना बड़ा स्कोर नहीं लगा अभी तक, और T20 भाई ये 297 क्रिकेट की हिस्ट्री का है। टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, वो नेपाल ने मार दिया था एक बार, ये हाईएस्ट एवर है भाई। और मारा भी एक टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट ही है, ऐसा नहीं कि नेपाल के अगेंस्ट रन मार दिए। बहुत बड़ी बात होती है यार ये, और एक कोइंसिडेंस नहीं है कि ये इसी एरा में क्यों आया, इन प्लेयर्स के साथ क्यों आया और इस लीडरशिप में क्यों आया। ये सब एक्चुअली में हमें दिख रहा है कैसे प्रोग्रेशन हो रहा है इसका, ये लक नहीं था। रिगार्डलेस जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो है हार्दिक पांड्या भाई, मैन ऑफ द सीरीज। आई थिंक 2026 वर्ल्ड कप में ही इज अ मस्ट, कोई क्वेश्चन नहीं है, ही इज अ मस्ट। बट आई थिंक भाई मतलब एक जो होता है ना कि पूरी सीरीज में दिख जाता है कि ये बंदे को तो आराम से मैन ऑफ द सीरीज मिलना ही मिलना, इट क्लियर विनर है भाई वो बंदा। जबकि ही इज नॉट द हाईएस्ट स्कोरर, आई थिंक एक भी 50 शायद 50 आई है, शायद एक आई है, आई थिंक नहीं आई थी 50 नहीं आई थी, 47 48 पे आउट हुआ था परहैप्स। बट रिगार्डलेस जिस तरीके से उसने बैटिंग करी है हर मैच में, उसके कुछ ऐसा कि फर्स्ट और थर्ड मैच में तो उसने 250 के स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं, लोएस्ट भी उसके साथ 180 160 के आसपास गया था। आई थिंक ओवरऑल उसकी जैसी बैटिंग रही है, जिस तरीके से फियरलेसनेस रही है उसकी, बट जिस तरीके के शॉट मारे उस बंदे ने, एंड वो तो जानबूझ के कर रहा है भाई, ऐसे आर्म को फ्रीज करके ऐसे खड़ा रहता है। हाँ भाई, जो उसने वो आगे वो स्ट्रेट मारा था ऐसे उठा के, और वो बहुत लंबा लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारा, जो खुद भी चौका हुआ था भाई, क्या खेला है वो बंदा। एंड मैंने ये काफ़ी सुना भी, मेरा दोस्त भी गया हुआ था ये दिल्ली में जब हुआ था मैच, तो उसने ये चीज़ बोली थी कि जैसे ही हार्दिक पांड्या आ रहा था तो लोग हार्दिक हार्दिक चिल्लाने लग गए थे। आई थिंक वो पूरी चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, हार्दिक पांड्या खुद भी बहुत खुश था इस चीज़ से। बट ओवर उसकी जैसी बैटिंग रही है, 118 रन मारे उसने इतनी नीचे बैटिंग करते हुए, स्ट्राइक रेट कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। वन अंडररेटेड एस्पेक्ट जो कि उसके सबके बीच में चला गया वो थी उसकी फील्डिंग। करेक्ट भाई, क्या फील्डिंग, वो क्या कैच पकड़ा था भाई उसने, वो पहला सेकंड था, सेकंड था शायद। पर भाई उसने क्या कैच पकड़ा, उसने 5 कैचेस लिए हैं टोटल पूरी सीरीज में। क्रेजी फील्डिंग भाई साहब, बॉलिंग भी कर रहा है बंदा डिसेंट। एंड पता है सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगी, जब वो सीरीज मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला उसको, तो उसने क्रेडिट पूरा दिया कैप्टन और कोच को, कि इन लोगों ने मुझे एकदम फियरलेसली कहा कि कोई टेंशन नहीं है, रन आ रहे नहीं आ रहे, मार के खेलना, फ्रीडम के साथ खेलना, हम तुम्हारे साथ है, कोई इशू नहीं होने वाला।
कोई जगह कोई क्वेश्चन नहीं जगह के ऊपर। एंड वाई ऑफ कोर्स लोग कहेंगे कि अच्छा ये तो एक्सपेक्टेड, ये तो बोलेगा ही आदमी। हार्दिक पांड्या के मुंह से ये बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो नेक्स्ट कैप्टन होने वाला था टीम का, उसको हटाकर स्काई को कैप्टन बनाया गया। बहुत इजीली वो जो दिल और दिमाग में एक जो खटास होती है ना, वो पर नहीं है भाई बंदे में। वो कैप्टन की उल्टा तारीफ कर रहा है। ही वॉज सपोज टू बी द नेक्स्ट कैप्टन। उसकी जगह पे जो कैप्टन आया उसकी लीडरशिप के अंडर वो अच्छा खेल के कैप्टन की तारीफ कर रहा है यार, बहुत बड़ी बात होती है। आई थिंक इंडियन टीम के अंदर ही, एंड मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द होल कल्चर एंड एवरीथिंग, मुझे लगता है कि भाई मतलब इतने बड़े प्लेयर्स होने के बाद भी जब भी इनके साथ कुछ गलत हुआ है बहुत जल्दी लोग उस चीज़ से मूव ऑन कर जाते हैं। हमने ये चीज़ वो विराट कोहली वाली सागा पे कही थी जब हमने गांगुली और उसके बीच की लड़ाई की बताई थी। जिस तरीके से वो चीज़ एंड हुई थी बहुत आराम से हो सकता था कि वो जो फाइट थी बीसीसीआई और कोहली के बीच में और गंदी चली जाती, बट आई थिंक बहुत जल्दी चॉइस नहीं थी भाई। विराट कोहली वाज अ वेरी बिग, आई थिंक किसी के पास भी चॉइस नहीं होती। ना हार्दिक पांड्या के पास चॉइस थी, ना विराट कोहली के पास चॉइस थी। ये वाली भाई अंदर ही अंदर खोट होना तो बहुत नॉर्मल है। देखो अंदर ही अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो तो हम कभी भी पता नहीं लगा सकते। वो दिख जाता है भाई, कभी ना कभी तो हो सकता है। मेरा पॉइंट ये, कितनी बड़े प्लेयर हो, बीसीसीआई आपको 2 सेकंड नहीं लगेगी हटाने में। बीसीसीआई बहुत बड़ी चीज़ है भाई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी वैल्यू आपके पैसों से आती है। तो आप कितनी भी रन बना लो, अल्टीमेटली आपको बीसीसीआई के अंडर ही खेलना है। और बीसीसीआई सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्लेयर के पास वो ऑप्शन होता है। अगर आपको वो दिल में खटास रहेगी, अगर आपको वो एटीट्यूड दिखेगा तो आपको टीम से निकाल दिया जाएगा। तो या तो आप उस चीज़ को पीछे छोड़ के टीम में अच्छा परफॉर्म कर लो, या तो रोते रहो टीम से हट जाओ। बट हाँ ये बात है कि जिस तरीके से बड़े प्लेयर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करके उससे मूव ऑन करते हैं और फिर परफॉर्म करके दिखाते हैं, जैसे कि विराट कोहली 2023 के वर्ल्ड कप में, या हार्दिक पांड्या अभी 2024 के वर्ल्ड कप से, जब मुंबई इंडियंस के साथ जो हुआ था उसके बाद से जो करा उसने, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। एंड रिगार्डलेस मुझे लगता है हार्दिक पांड्या का, हमने काफ़ी लोगों को यहाँ पे उभरते हुए देखा है। नीतीश रेड्डी को देखो, रियान पराग का प्राइसिंग हो रही धीरे धीरे, अभिषेक शर्मा की बातें हो रही हैं। इफ देयर इज वन नेम दैट विल रिमेन फ्रॉम 2024 वर्ल्ड कप, स्काई तो होने ही वाले, नेक्स्ट गाय हैज टू बी हार्दिक पांड्या। ऑफ कोर्स बुमराह की बात नहीं कर रहे हम लोग इस सीरीज में। जो आई थिंक बहुत आसान होता है ना ऐसे, कई बार जब हम लोग ऐसी सीरीज देखते हैं जहाँ पे यंगस्टर्स आए होते हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने परफॉर्म करा, भाई हार्दिक पांड्या की स्टेटमेंट ये थी कि हम स्टिल द गाय, तुम कोई बंदा कभी भी आके कभी परफॉर्म कर ले, मुझे रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर अभी भी चॉइस बन रही है कि टीम में या तो नीतीश कुमार रेड्डी को लेना या तो स्काई हार्दिक पांड्या को लेना, अभी भी हार्दिक पांड्या ही ऊपर भाई। अभी नीतीश कुमार रेड्डी को एक ही सीरीज हुई है, 3 ही मैच हुए हैं। तो आई थिंक हार्दिक पांड्या प्लस बहुत ही सही टाइम पे परफॉर्म करके दिया है, क्योंकि अभी ऑक्शन आ रहा है। और आप मुंबई इंडियंस का जो अभी जो सवाल थे ना कि क्या 18 करोड़ में रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, कप्तान बनाना चाहिए कि नहीं, आई थिंक वो सेंटिमेंट चेंज होगा, थोड़ा सा सेंटिमेंट चेंज होगा, प्लस सरदर्द और बढ़ने वाला है मुंबई इंडियंस का ओवरऑल। आई थिंक इससे ये चलते हुए शायद रोहित शर्मा नहीं रुकेंगे, वो भी एक हो सकता है आउटकम आने वाला है। बट हार्दिक पांड्या हैज बीन अ डिफरेंट ब्रीड भाई, जब से वो आईपीएल खत्म हुआ है पिछले इस साल का। हार्दिक पांड्या हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर इंडिया हैंड्स डाउन। यू कुड आर्ग्यू कि परहैप्स द बेस्ट ऑलराउंडर राइट नाउ इन T20। आराम से बहुत बड़ा आर्गुमेंट बन सकता है इसका। जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, जो कि नेक्स्ट हार्दिक पांड्या की हम लोग बात कर रहे थे, नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरीके से इस सीरीज में परफॉर्म करा है, आई थिंक देयर इज नो डाउट व्हाट्सएवर कि एक वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। आफ्टर हार्दिक पांड्या वो डेफिनेटली खेलेंगे। एंड एज आई सेड बिफोर, बहुत ही क्लियर कट ही दिख रहा था कि इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव था कि नीतीश रेड्डी को हर मैच में प्रायोरिटी पर चांसेस देने। वो फास्ट ट्रैक करा गया। यानी सेम चीज़ मैंने हार्दिक पांड्या के साथ होते देखी थी 15-16 के टाइम पर। तो बहुत ही अच्छी बात है वो भी, एंड उसने परफॉर्म करके भी दिया। वो ट्रस्ट जो उसके ऊपर दिखाया गया उसने उस चीज़ को रीपे भी करा। द मेन पॉइंट इज, अब नीतीश रेड्डी चल तो रहा है बैटिंग में, नंबर 4 पे बैटिंग करी, बहुत अच्छी बैटिंग करी बंदे ने। भाई रियान पराग की बात कर लेते हैं साथ साथ, उस बंदे को इतने चांसेस मिले नहीं है। उसने जब भी बैटिंग करी है बहुत इंपैक्टफुल बैटिंग करी है। आई थिंक लास्ट मैच स्पेसिफिकली जहाँ पे हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था, जहाँ पे उसने भी कुछ ऐसे 200 की स्ट्राइक रेट से रन मारे थे। ओवरऑल बॉलिंग में भी यस उसको बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, विकेट लिया लेकिन फिर भी पर एक विकेट लिया उसने अल्टीमेटली। आई थिंक वही है कि ये पूरी सीरीज ही, इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस सीरीज, हमने उस पॉडकास्ट में भी कहा था, आई थिंक लास्ट मंडे वाली थी वो, कि अभी अगले काफ़ी T20 से आपको बहुत हैवी एक्सपेरिमेंटेशन दिखने वाला है, जहाँ पे कुछ प्लेयर जो कि लगातार परफॉर्म कर रहे हैं शायद उनको भी एकदम एग्जैक्टली प्रॉपरली यूज़ ना करा जाए। जैसे रियान पराग को 4 ओवर ना दिया जाए या प्रॉपर बैटिंग ना मिली जाए। इस पूरी सीरीज में उसको प्रॉपरली नहीं मिला, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज गाइज कि उनको जब भी चांस मिले ये लोग परफॉर्म करते रहे, ताकि वो मिक्स के अंदर बने रहें लगातार। आई थिंक रियान पराग कर रहा है अपना काम।
पर अगर टीम में खिलाना होगा तो हम किसको खिलाएंगे, पॉइंट वही है। नीतीश कुमार रेड्डी है इसको। हार्दिक पांड्या तो नहीं निकलेगा टीम से। हाँ। अक्षर पटेल जब वापस आएगा तो वो भी टीम में होना चाहिए, आई थिंक राइटफुली होना चाहिए। अभी तो रिंकू पे हम आ भी नहीं रहे। अगर नंबर 4 की बात भी कर ली जाए, अभी तो लोग कहेंगे ऋषभ पंत वगैरह भी वापस आएंगे तो टीम में खेलेंगे। बहुत मुश्किल है इन दोनों को साथ में खिलाना, नहीं खेलेंगे डेफिनेटली। अगर हमें चूज करना हो, आई थिंक मैं तो अभी भी पर्सनली रियान पराग को ही चूज करूंगा, बिकॉज ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड। प्लस भाई ज्यादा एक्सप्लोसिव लगा है मुझे अभी तो, एंड बॉलिंग में सरप्राइजिंगली ही इज अ बेटर फिनिश्ड प्रोडक्ट राइट नाउ। नीतीश कुमार रेड्डी का है अभी बहुत रॉ लग रहा है देखने में। सभी जो 5 चौके खाए थे उसने एक ओवर में, ये हार्दिक पांड्या के साथ सेम चीज होती थी, पता है। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डालता था और कोई ऑप्शन दिखता नहीं था उसके दिमाग में, और क्या बॉल डालूं, बार बार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डालते रहूंगा, उसी पे लोग बैकफुट पे के चौके मारे आ रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ काइंड ऑफ सेम चीज हुई है, ऑल्दो उसने फिर कमबैक भी करा, विकेट भी लिया। आई थिंक पॉइंट वही है कि अभी 2026 में टाइम है, एंड आगे वाले T20s में जैसे जैसे परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे ही टीम बनती जाएगी। प्लस इन ये दोनों बंदे अपने प्रेफर्ड पोजीशन पे नहीं खेल सकते, कोई एक ही खेल पाएगा। हाँ, वो तो है। तो एक बंदे का तो रोल सैक्रिफाइस होगा ही होगा, राइट। इनफैक्ट अभी तो मैंने तिलक वर्मा की बात भी नहीं करी, जिस बंदे को खेलने को नहीं मिला अभी तक। या उसको वो पता नहीं, वो जो राइजिंग एशिया का पता नहीं कौन सा हो रहा है, वो क्या क्या नई चीजें बना देते हैं भाई लोग, समझ में नहीं आता मुझे। उसमें कैप्टन बना दिया गया उसको, बट तिलक वर्मा का भी खेलना बहुत मुश्किल है भाई इस सिचुएशन में। एकदम से उसको एकदम कंटेंशन से बाहर कर दिया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी एंड रियान पराग जैसे लोग ज्यादा एक्सप्लोसिव लग रहे हैं देखने में। तिलक वर्मा का एक ही फॉर्मेट था अभी जगह बनाने का, टेस्ट में वो आएगा नहीं अभी, ओडीआई में आना बहुत मुश्किल है। तिलक वर्मा एकदम से हमें हो तो दिख सकता है कि सीन से बाहर हो जाए। एंड सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिंकू सिंह। भाई क्या वो बंदा टीम में फिट हो रहा है? आई थिंक रिंकू सिंह का भी यही है कि पहले मैच में तो उसकी बैटिंग ही नहीं आई थी। सेकंड वाले जब भी खेला अच्छा खेला, नहीं खेला अच्छा ही है, बट पॉइंट वही है कि कभी नंबर 7 पे है, कभी 6 पे है, कभी 4 पे है। जब 4 पे खेला था तो उसने काफी अच्छे रन बनाए, 200 की स्ट्राइक रेट से उसने भी खेला, 50 भी मार दिया उसने। पिछले मैच में भी लादो छक्का मार ही दिया। बस पॉइंट वही है कि ही इज नॉट अ विकेट कीपर, ही इज नॉट अ बॉलर, ही इज जस्ट अ बैट्समैन। अगर मुझे बॉलिंग करानी तो मैं रिंकू से कराऊंगा, या रिंकू से कराऊंगा, या रियान पराग। मैं रियान पराग से कराऊंगा ऑब्वियसली, या नीतीश कुमार रेड्डी से कराऊंगा। भाई बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट सीन हमें लेजिट अपनी आंखों के सामने देखते हुए मिल सकता है अगर रिंकू सिंह को चांस नहीं मिले, जो कि अल्टीमेटली कुछ हद तक जस्टिफाइड भी होगा, बिकॉज हमें एक ऑलराउंडर ऑप्शन चाहिए होगा। और अगर गौतम गंभीर ये चीज कर रहा है, हाँ, जो कि केकेआर में उसके साथ रहा है, तो क्लियरली गौतम गंभीर का भी वो है भाई कि कंट्री पहले आती है। आप कितनी भी अच्छी होगी केकेआर के प्लेयर, लेकिन अगर आप बॉलिंग नहीं कर सकते, अगर वो कॉम्पोजिशन में फिट नहीं बैठ रहे हो, तो सैडली आप नहीं खेल पाओगे। क्योंकि आप खुद सोचो, मान लो सैमसन को आपको खिलाना भी है, 2 ओपनर्स हो गए, एक सैमसन हो गया, एक सूर्य कुमार यादव हो गए, 4 तो ये प्लेयर हो गए। फिर बीच में हार्दिक पांड्या आएंगे, 5 पे, 6 पे मान लो अक्षर पटेल हैं, 8 पे वॉशिंगटन सुंदर, उसके बाद बॉलर्स हैं। सिर्फ नंबर 7 की पोजीशन बची हुई है, उसमें भी आप नीतीश कुमार रेड्डी की बातें भी कर रहे हो, रियान पराग की बातें कर रहे हो, तिलक वर्मा की बातें कर रहे हो। कहाँ से खिलाओगे भाई इन लोगों को? बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। ऋषभ पंत की तो हमने बात ही नहीं करी अभी हमने शुभमन गिल की बात नहीं करी। तो रिंकू सिंह का अभी भी मुझे मुश्किल लग रहा है, ऑल्दो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वही परफॉर्म कर रहा है बंदा, लेकिन आइडियल पोजीशन उसकी वही है अनफॉर्चुनेटली, जो कि बाकी लोगों की भी है। नंबर 4 नंबर 5 के सारे प्लेयर हैं। अब वही है कि अब T20 में वो एग्जैक्टली आप पोजीशन डिफाइन कर नहीं सकते, आपको रोल की बेसिस पे चलना है। तो या तो रिंकू सिंह इस बात से कंटेंट हो जाए कि मुझे हर मैच में सिर्फ 10-15 बॉल ही खेलने को मिलेंगी आखिरी में एज अ फिनिशर, और तभी मैं जितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ करूँगा। क्योंकि आइडियली रिंकू सिंह कैन बी अ ग्रेट मिडिल ऑर्डर बैटर ऑल्सो, एग्जैक्टली बिल्ड भी कर सकता है, बिल्ड कर सकता है, लेकिन वो देखने को मिलेगा नहीं। प्लस बिल्डिंग का रोल कितना ही रह गया है अगर सबको ऑल आउट इंटेंट के साथ खेलना है तो मुझे लगता है कि रिंकू सिंह का अनफॉर्चुनेटली टीम में रहना थोड़ा मुश्किल है, जो आइडियल टीम जब बनेगी हमारी। और अगर रिंकू सिंह टीम में होंगे तो या तो हमारे टॉप 4 में से 2 बॉलर हो, विच मीन्स एक अभिषेक शर्मा और एक और कोई बंदा जो बॉलिंग करता हो, ऐसा कोई है नहीं। तो बहुत मुश्किल होगा कि आप किस तरीके से वो 8 बॉलर वाला कॉम्बिनेशन बना के रखोगे अगर रिंकू सिंह को टीम में रखना है तो। या तो फिर आप गिल वगैरह को बाहर निकाल दो, क्या वो होगा? वो वाइस कैप्टन है, राइट, प्रेफरेंस उसको दी जाएगी रिंकू सिंह के ऊपर। बट ठीक है, यहाँ से अपने लास्ट 2 पॉइंट पे चलते हैं, बॉलर्स की बात करते हैं। मयंक यादव 3 मैचेस हमने देख लिए उनके, इम्प्रेस करा है डेफिनेटली। उसने खुद भी कहा है कि मैं 3rd मैच तक आते आते अपने 80 रिदम पे पहुंचूं, क्योंकि इनिशियली मैं थोड़ा सा हेजिटेंट भी था, इंजरी से आ रहा था वापस, एंड वो हमें उनकी स्पीड्स में भी देखने को मिला। जैसे जैसे मैचेस बढ़ते गए स्पीड भी बढ़ी है।
क्या मयंक यादव एज अ थर्ड पेसर ट्रीट करे जा सकते हैं? मयंक यादव मोस्ट लाइकली हर्षित राणा जैसे लोगों के ऊपर टेस्ट मैचेस में भी प्रेफर करे जाएंगे, वो भी कंफर्म्ड है। क्या T20 फॉर्मेट में हमें बुमराह और अर्शदीप के बाद ये दो बंदे तो पक्का होंगे, नेक्स्ट बंदा क्या हमें मयंक यादव मिलेगा या हर्षित राणा मिलेगा? बाय द वे हर्षित राणा की बात कर लें तो साथ ही साथ भाई साहब को कैप नहीं मिली है, विच मीन्स कि हर्षित राणा जो है वो अनकैप प्ले की तरह रिटेन हो सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे इनकी, बट क्लियरली उनको एक वायरल इन्फेक्शन था। एंड डू यू वांट टू एक्चुअली डिस्कस दिस कि लोग कह रहे हैं कि गौतम गंभीर ने मास्टर स्ट्रोक खेला ये वो? See, I don't want to believe this कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि I think गौतम गंभीर his heart is at the right place. Throughout his career, even when he was playing for KKR, उसने लगातार अपना अफेक्शन दिखाया इंडियन टीम की तरफ से, बोला यही हमेशा कि अगर आप इंडियन टीम को सर्व करो तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो वेरी ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी, आई डोंट थिंक ऐसा हुआ होगा। आई जेन्युइनली थिंक मयंक यादव को चांस देना बनता था, बट एट द सेम टाइम क्या ऐसा है कि हर्षित राणा को चांस नहीं दे सकते थे? आई डोंट थिंक सो, चांस देना चाहिए था। नहीं तो अगर वायरल इन्फेक्शन है तो कैसे देंगे चांस? मतलब वही है कि वायरल इन्फेक्शन था या नहीं था, या फिर उसका प्लान नहीं था बस उसको करने का और नहीं था इसलिए उसने बोल दिया कि वायरल, क्योंकि वो जो रीजन है वायरल इन्फेक्शन का, जो रीजन दिया है वो मतलब बहुत ही इजीली आप बना सकते हो। हाँ, आज का वायरल हो भी रहा है सबको भाई, वही कोई विच मींस इट कुड बी ट्रू आल्सो। हाँ, तो मैं उस पे नहीं जाऊंगा, मुझे तो लगता है कि सच में ही हुआ है, वरना क्यों ही इतना ज़्यादा करा जाएगा। बट रिगार्डलेस KKR को इसका फ़ायदा मिल गया एंड उसमें भी एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आगे बात करूंगा नेक्स्ट सेगमेंट में। बट मुझे अभी भी लगता है कि मैं मयंक यादव को एज अ श्योर शॉट स्टार्टर नहीं रखूंगा, मुझे पहले सारे ऑप्शंस देखने हैं। एक तो नोटिस हाउ इस पूरी सीरीज में सिर्फ 2 ही ऐसे बॉलर्स हैं जिनने 4-4 रन डाले हर मैच में, विच इज वरुण चक्रवर्ती एंड मयंक यादव। मयंक यादव शायद सेकंड मैच में नहीं डाले, नहीं सारे में 4-4 ओवर डाले। अच्छा। और लिए भी 4 विकेट उसने टोटल में। आई थिंक पॉइंट वही है कि अभी रॉ है काफी, सेकंड मैच में आई थिंक वो थोड़ा पिट भी गया था। पर प्रॉमिसिंग है भाई, नहीं प्रॉमिसिंग डेफिनेटली है, बट आई थिंक एट द सेम टाइम वही टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा ग्रूम करने में उसको एज अ प्रॉपर फास्ट बॉलर, एंड जब तक नहीं होता तब तक वी हैव टू बी पेशेंट विद हिम। मतलब मुझे लगता है कि जितना फ्रिजिलिटी है बॉडी में, अगर टेस्ट मैचेस में उसको फास्ट ट्रैक करा जाता है तो शायद नेचुरली ही उसको T20s में कम कर दिया जाएगा थोड़ा सा, कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो हमें हर्षित राणा डेफिनेटली खेलते तो दिखेगा। मुझे बस वही है, मैं हर्षित राणा को क्यों देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो चल गया ना तो एक वो बैटिंग का भी ऑप्शन और लेके आ रहा है, टीम को और सॉलिड कर रहा है, सिर्फ वही रीज़न है। वरना तो मयंक यादव ने जितना प्रॉमिसिंग अभी अपना सीन्स दिखाए हैं कोई प्रॉब्लम है नहीं है सच में। बट लेट्स सी, अगर हमारे पास इंडिया में हम इतने ब्लेस्ड है कि हमें इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं तो क्या बुराई है सबको 2-3 बार देखने की, उसके बाद अपना मन बनाएंगे अच्छे से। बट मयंक यादव को जितनी भी चांसेस मिले हैं बहुत प्रॉमिसिंग लगा है डेफिनेटली, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। इनफैक्ट लोग आर्ग्यूमेंट बनाएंगे कि सिराज के ऊपर भी खिलाओ उसको T20 फॉर्मेट में। तो अर्शदीप एंड बुमराह तो अनटचेबल है अभी, बट ये एक थर्ड पेसर के ऑप्शन में खेल सकता है, स्पेशली जब T20s बाहर हो रहे हो वहां पे एक केस बन सकता है। बट जो लास्ट पॉइंट होने वाला वरुण चक्रवर्ती का, हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट में बोला था कैसे वरुण चक्रवर्ती शायद इंडिया से नहीं खेलेंगे किसी वर्ल्ड कप में, क्योंकि आप कंपीट किन के साथ कर रहे हो वो तो देखो, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई। लास्ट मैच में रवि बिश्नोई को एक चांस मिला खेलने का, 3 विकेट लिए बंदे ने। वाज वेरी सरप्राइज भाई क्या कि रवि बिश्नोई को सिर्फ एक ही चांस मिला है पूरी सीरीज में, क्योंकि परहैप्स आई थिंक वो वही है ना, सबको पता है कि वो अच्छा खेल रहा है। अभी ये सीरीज में नए लोगों को टेस्ट करना था। अब मेरा पॉइंट वही है कि आप वरुण चक्रवर्ती को खिला तो लोगे, बट आप किसके जगह पे खिलाओगे भाई? ही कैन बी इन द स्क्वाड बट ही कांट बी इन द प्लेइंग 11। हाँ भाई, स्क्वाड में भी मुश्किल है वैसे। रवि बिश्नोई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं था भाई, कभी तो लाओगे उसको स्क्वाड में। वो बंदा पिछले 1-2 सालों से परफॉर्म कर रहा है लगातार। वरुण चक्रवर्ती के पास क्या हक बनता है बोलने का? मैं तो KKR फैन हूँ, क्या हक बनता है बोलने का कि मैं अभी एकदम से टीम में हूँ, मुझे पहले बिश्नोई के जगह खिलाओ? आई थिंक कुछ पॉडकास्ट पहले हमने जो डिस्कस करा था, अभी भी वही स्टांस है मेरा, एज लॉन्ग एज वो बैटिंग नहीं कर पा रहा, नहीं बैटिंग तो नहीं कर सकता। ना कुलदीप यादव करेगा ना बिश्नोई करेगा। हाँ, बट पॉइंट वही है ना कि वो एक ही स्पिनर हो सकता है जो कि आए उस पोजीशन वही ना, तो वो उस पोजीशन पे क्या आप कुलदीप यादव से बेटर हो? नहीं, रवि बिश्नोई को तो छोड़ दो, कुलदीप यादव तो अल्टीमेट वो है ना। तो क्लियरली अभी वरुण चक्रवर्ती का अभी मुश्किल लग रहा है मुझे खेलते हुए देखना, जैसे कि रिंकू सिंह के साथ हुआ है, या फिर आप कह सकते हो रियान पराग के साथ हो सकता है अगर, या शिवम दुबे के साथ अगर होगा तो। आई थिंक इसके चलते हुए वरुण चक्रवर्ती खेल सकते थे नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे, बट वॉशिंगटन सुंदर इज अ मच बेटर बैटर एंड 10 टाइम्स बेटर फील्डर। वरुण चक्रवर्ती की लोग फील्डिंग कैसे भूल जाते हैं, तो मुश्किल है भाई खेलना। एंड भाई ये आपको शायद बायलैटरल्स में खिला लिया जाए,
बट अगर हम लोग 2026 की बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, क्या मैं कुलदीप यादव को रखूंगा टीम में या वरुण चक्रवर्ती को रखूंगा? कोई भी ऑनेस्ट बंदा होगा वो कुलदीप यादव ही कहेगा भाई। तो आई थिंक इसी के साथ साथ मुझे लगता है हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस भी कर लिए। एंड एनी लास्ट थॉट्स ऑन द सीरीज? आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग थी एंड एज आई सेड, जैसे मैंने स्टार्ट करा था, मुझे पर्सनली बहुत एक्साइटिंग लगी। यूजुअली वरना जब ऐसे प्लेयर कई बार नहीं खेल रहे होते, स्पेशली फॉर गाय लाइक मी जिसने विराट कोहली की वजह से ही देखना स्टार्ट करा, वो नहीं है तो एक वो इनिशियली टर्न ऑफ फैक्टर होता है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि इंडिया जिस तरीके से खेल रही है इस टाइम पे, जो टेम्पलेट देखने को मिल रहा है, जो नए यंगस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, एंड आई थिंक आगे जाके भी ऐसे एंटरटेन करते रहें तो भाई बहुत ही बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स हैं, बहुत ही बड़ा फ्यूचर है। बट रिगार्डलेस अब हम लोग मूव ऑन करते हैं आईपीएल के सेगमेंट पे, जो कि लोगों का काफ़ी फेवरेट होता है। एंड यहाँ पे हमें हर टीम की बातें करनी है, मोस्टली जो भी फैन फेवरेट टीम्स होने वाली हैं, चाहे वो आरसीबी हो, केकेआर हो, सीएसके, एमआई, एसआरएच के बारे में कई लोगों ने कमेंट किया था कि आप हमारी बात नहीं करते। भाई जब आईपीएल के रिटेंशन रूल्स की जो मीटिंग हुई थी, सबसे ज्यादा बात उसमें एसआरएच की करी थी हमने। उसके बाद कोई रूमर आ ही नहीं रहा था, तो मैं क्या बात करूँ, जबरदस्ती में रूमर क्रिएट करूंगा तो वो भी सही बात नहीं है। बट अब बातें आ रही है एसआरएच की, तो डेफिनेटली कवर करा जाएगा। आई थिंक सबसे पहले हम लोग स्टार्ट एसआरएच से ही कर लेते हैं। जो पैट कमिंस ने स्टेटमेंट दिया है अभी, वो शायद कई सारे एसआरएच फैंस को अच्छा नहीं लगेगा। पैट कमिंस से इनफैक्ट पूछा गया कि आपने जो नया रूल आया है फॉरेन प्लेयर्स के लिए, कि अगर आपने एक भी ऑक्शन में, इनफैक्ट फॉरेन प्लेयर्स क्या, मतलब आप ऑक्शन में आप बिक जाते हो और फिर आईपीएल शुरू होने से पहले पुल आउट कर लेते हो फॉर एनी अदर रीजंस जो कि इंजरी से रिलेटेड ना हो, तो आपको 2 साल का बैन कर दिया जाएगा। उसको लेके आपको क्या टेक है? पैट कमिंस ने कहा भाई मुझे तो फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि मैंने तो आज तक कभी ऐसे हरकत करी नहीं है, तो मैं क्यों बॉदर करूंगा इसको। बट मेरी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट है, सबसे पहले वो आता है, फिर वर्ल्ड कप्स वगैरह आते हैं, और इन दोनों चीज़ों के अराउंड ही मुझे अपना स्केड्यूल बिल्ड करना है। अब उसमें अगर आईपीएल मेरे प्लान्स में फिट हो पाता है तो मैं खेलूंगा, नहीं होता तो भाई नहीं खेलेंगे फिर। एंड उसके चलते हुए एसआरएच के जो पूरा प्लान है ना एक्चुअली में ऑक्शन का, वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पता है क्या है, अगर कमिंस को पता है कि वो आईपीएल नहीं खेल पाएगा तो वो ऑक्शन में अपीयर भी नहीं करेगा फिर। और अगर अपीयर नहीं करेगा तो वो अगले साल के मिनी ऑक्शन में भी नहीं आ सकता, वो भी रूल है। तो आप 2 साल के लिए बेसिकली पैट कमिंस को नहीं खेलते हुए देखोगे, एंड बाय दैट टाइम वो अपने मिड 30s में आ रहा होगा। तो क्या एसआरएच उसको फिर दोबारा कभी ले भी पाएगी, और लेगी तो क्या वो सेम प्लेयर रहेगा? एसआरएच की 90% ऑफ द हाइप जो थी इस साल वो पैट कमिंस के राउंड थी। वो भी थोड़ा इरिटेटिंग था कि इंडियन पैट कमिंस एंड ट्रैविस हेड, हाँ भाई इंडियन फैंस क्यों कर रहे हो भाई। बट रिगार्डलेस अगर ये चीज़ एक्चुअली में हो जाती है, आई थिंक एसआरएच इज डूम्ड, क्योंकि पैट कमिंस की लीडरशिप और आइडेंटिटी प्लस मार्केटिंग वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है भाई एसआरएच के लिए। वो तो होगी प्रॉब्लम एसआरएच के लिए, बट आई थिंक द मेन पॉइंट इज कि आपकी सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग इन आईपीएल हिस्ट्री, एक सीजन खेले जो आपके कैप्टन थे, जिसके अंडर आप फाइनल्स पहुंचे थे, मेन इशू ये कैप्टन थे, और उसके बाद अब आपको 1 साल तक मिलेगा ही नहीं वो बंदा। एंड मतलब यहीं पे आप वेरी ऑनेस्टली आप पैट कमिंस को भी क्या ही, आई डोंट थिंक कोई क्रिटिसाइज करेगा इस बात पे, क्योंकि एटलीस्ट फॉर ऑल द प्योरेस्ट आई थिंक क्रिकेट के लिए उनको ये बात सुन के शायद अच्छी लगी होगी कि उसने ऐसा बोला है कि वर्ल्ड कप्स एंड टेस्ट क्रिकेट इज द प्रायोरिटी। हाँ, पैट कमिंस, दीज 2 आर द प्रायोरिटी, और इसके अराउंड मैं बिल्ड करूंगा अपना पूरा कैंपेन, पूरे जो मैचेस होंगे वो इसके अराउंड डिसाइड होंगे। तो अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोचो तो सुन के तो बात अच्छी लगती है कि भाई एक बंदा अपनी कंट्री को प्रायोरिटी दे रहा है, बट वही फ्रॉम आईपीएल पर्सपेक्टिव एंड सिंस वी नो कि फ्रेंचाइज का कितना बड़ा हाथ होता है, एसआरएच के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा होमवर्क उनका बढ़ा देती है। क्योंकि आप आंख मीच के उसको 18 करोड़ देने को तैयार हो गए, राइट, जिस प्रोफाइल का प्लेयर है, जितना सक्सेस उसने दिया आपको पिछले साल। अगर वो नहीं होता है, मेन पॉइंट वही है, अगर केकेआर स्टार्क को नहीं लेती, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू, क्योंकि आप एक बॉलर को रिप्लेस कर रहे हो, यहाँ पे आपको एक कैप्टन को भी रिप्लेस करना है। एंड स्टार्क केकेआर का सबसे बड़ा ब्रांड वैल्यू नहीं थी, फेस वैल्यू नहीं थी, पैट कमिंस है भाई। तो बहुत लेवल्स पे हिट करेगा एसआरएच को एज अ क्लब अगर पैट कमिंस नहीं होते तो। एंड इसके ऊपर एक और इशू पता क्या आ गया है, अब रूमर्स लीक करवा दिए गए हैं, अब ये एसआरएच ने करवाया, पता नहीं किसने कराया, कि एडन मार्करम को भी रिटेन तो करा जाएगा नहीं, ये लोग ऑक्शन में भी नहीं लेंगे उसको। ओके, और अगर पैट कमिंस बाय चांस कहता है कि मैं नहीं खेलने वाला हूँ, तो एडन मार्करम नेक्स्ट बेस्ट बंदा था कैप्टन बनाने के लिए।
अगर अभी आपने ये रूमर्स लीक करना शुरू कर दिए तो एडन मार्क्रम भी तो कहेगा भाई मैंने आपको वहां पे ऐसे 20 में जिताया है, ये करा है वो करा है, अब मेरे पीठ पीछे रूमर्स लीक कर रहे हो, मैं क्यों रुकूं आपके साथ फिर? वो भी तो पिस ऑफ हो सकता है ना। आई थिंक ये शायद एंटिसिपेट नहीं करा होगा एसआरएच ने, और वो पीछे से अब अगर पैट कमिंस का डिसीजन आ गया तो ये फंस जाएंगे बहुत बुरा वाला। ऑल्दो हाउ लाइकली डू यू थिंक इट इज कि पैट कमिंस ना खेले? अब मैं इसके ऊपर आता हूँ कि क्या पैट कमिंस सही में नहीं खेलेगा। अगर 2 साल में वर्ल्ड कप नहीं होता 26 में, तो मुझे लगता है कि हम देख सकते थे कि पैट कमिंस नहीं खेलता, क्योंकि टेस्ट शेड्यूल हेक्टिक होने वाला है, उनको WTC फाइनल भी खेलना है। बट अब चेंज पता है यहाँ पे क्या आता है, अगर आपने इस साल ऑक्शन में रजिस्टर नहीं करा तो आपको अगले साल भी नहीं करने दिया जाएगा, और उसके बाद तो 26 का वर्ल्ड कप आ ही जाएगा। वो इंडिया में ही है, इंडिया में है वो वर्ल्ड कप। आप 26 का IPL नहीं खेलोगे, उसके जस्ट कुछ दिनों बाद ही वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, तो अब कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस करो प्रैक्टिस करने का। इस साल इतने सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने क्यों खेला है IPL? ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने खुद ही बोलता था कि हमारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, क्यों बोला है? क्योंकि वर्ल्ड कप था, उसके बाद प्रैक्टिस सही थी सब लोगों को, खाली बैठने से बेटर था। अगली बार वर्ल्ड कप हो भी रहा है इंडिया में ही, तो आप IPL क्यों नहीं खेलना चाहोगे? तो बड़ा स्मार्टली BCCI ने जो ये रूल बनाया है ना कि अगर आप इस साल रजिस्टर नहीं करोगे तो अगले साल भी नहीं कर पाओगे, उसके चलते हुए आई थिंक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड खुद ही कहेगा कि पैट कमिंस भाई तू जा और खेल। विच इज़ वाई आई थिंक कि डिस्पाइट ऑल दी स्टेटमेंट्स जो कि पैट कमिंस ने खुद गई हैं, मुझे लगता है SRH फैंस को इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आई थिंक पैट कमिंस खेलेगा, बट वो एक सेल्फिश मोटिव होने वाला है। आई थिंक मैंने इस पर्सपेक्टिव से वेरी ऑनेस्टली नहीं सोचा था कि 2026 में इंडिया के अंदर इसलिए लोग खेलेंगे। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर। ट्रू बट आई थिंक इन जनरल भी जिस तरीके से भी उसने फ्रेम करा था उस चीज़ को, आई थिंक बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा था मुझे कि वो नहीं खेलेगा इस चीज़ को लेके। हो सकता है उसने ऐसी चीज़ बोली हो जो कि वेरी ऑनेस्टली सही भी ऐसा बोलना, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मेरी गट फीलिंग की बात करोगे तो आई थिंक कि पैट कमिंस हमें दिखने वाला है SRH के साथ। प्लस देयर आर बेटर वेज टू फ्रेम इट भाई, मतलब जैसे भी LSG में गोयनका साहब ने कहा कि हमारी फैमिली है वो, हाँ। एक बार भी डायरेक्टली नहीं बोला कि रिटेन होंगे या कैप्टन होंगे। इट इज क्लियर कि क्या इंटेंशंस हैं उनकी। देयर आर बेटर वेज ऑफ सेइंग इट। अगर आप कहना चाहते हो कि मैं IPL खेलूंगा तो द फैक्ट दैट पैट कमिंस ने ये चीज़ कही जिस तरीके से कही, क्लियरली शोज कि दिमाग में वो एक है। एंड ऑस्ट्रेलियंस हम ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए हमें, वो मिस कर देते हैं करना होता है तो। बट बिकॉज इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, आई थिंक वो खेलेगा। एंड इसी के चलते अगर एडन मार्क्रम नहीं रुकते, आई थिंक क्या RCB जा सकते हैं वो, ये भी एक रूमर आ रहा है। मार्क्रम कैप्टन है, डैम, स्पिन भी डालता है मैक्सवेल की जगह पे, बैटिंग भी कर सकता है टॉप 4 में, ऑलराउंडर कैप्टन, क्रेजी एक्चुअली में काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट वही फॉरेनर है, हाँ, फिर से आप एक फॉरेन प्लेयर को कैप्टन बना रहे हो, या बट प्रॉमिसिंग है भाई। नहीं, पुल ऑफ मतलब अगर उसने SA20 जिता दिया, आई नो कि मतलब IPL में आप चाहते नहीं हो कि आप एक फॉरेनर कैप्टन बनाओ, बट अगर वो बन जाता है एंड ही इज अ प्रूवन कैप्टन, आई थिंक कुछ ना हो उससे अच्छा तो यही कि मार्क्रम हो जाए। मतलब इफ यू हैव अ चॉइस कि KL राहुल कैप्टन बने या फिर मार्क्रम, हु आर यू चूजिंग? भाई कैप्टनसी से मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है KL राहुल की, मुझे वो बैटिंग से प्रॉब्लम है। हाँ, बट लाइक इफ दीज टू गाइज आर इन द टीम, हु आर यू चूजिंग एज द कैप्टन? खेलेंगे दोनों, हाँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता फिर। ओके, अगर ये है कि ऑक्शन में किसको लेना है, एक ही प्लेयर को लेना, तो मैं मार्क्रम को लूंगा। आई थिंक एक पॉइंट वो आएगा ना, मैं उस पर्सपेक्टिव से सोच रहा था कि KL राहुल का हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस करा कि उसकी बैटिंग अच्छी नहीं चल रही है, अब उसको कैप्टनसी क्यों ला दे रहे हो जबरदस्ती? तो अगर ये दोनों टीम के अंदर, आई वुड रादर हैव एडन मार्क्रम। दोनों टीम के अंदर होंगे नहीं, लेकिन एक ही आएगा वो। भाई हर किसी को टॉप 4 में बैटिंग करनी है, कोहली को भी करनी है, विल जैक्स को भी करनी है, कैमरन ग्रीन को भी करनी है, पट्टीदार को भी करनी है, KL राहुल को भी करनी है, मार्क्रम को भी करनी है। है ना IPL में इंजरी हो गई है तो 6 महीने बाहर है, 6 महीने तो बाहर है। अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। आई थिंक पॉइंट है सर्जरी होगी, उसके बाद डिफिकल्ट हो जाएगी चीज़ें। बात ये है कि अब शायद रिटेन करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, बट अगर होगा तो खेलेगा टीम में भाई, कोई सीन नहीं है ऐसा। अभी तो 25-26 साल का यार वो, कोई सीन नहीं है। बट एक और जो रूमर आ रहा है वो ये है कि भुवनेश्वर कुमार भी रिटेन नहीं होंगे, और नेचुरली वो तो एक्सपेक्टेड भी है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो CSK जा सकता है फिर। क्यों? मतलब CSK भाई ओल्ड एज होम सबका, अच्छा वैसे रिवाइव करने करियर, क्या CSK को जरूरत है? हाँ, ओके, हमने देखा तो था कितनी बार कि इनके पास डेथ बॉलर्स नहीं है। 2023 में तुषार देशपांडे से कितनी बॉलिंग करी थी जब वो एस्टैब्लिश नहीं हुए थे। आई थिंक एक इंडियन डेथ बॉलर आपको मिल रहा है, भुवनेश्वर कुमार रोलिंग बैक द इयर्स अंडर MS धोनी और ऋतुराज गायकवाड रादर। क्या है भाई, इससे बेटर क्या हो सकता है? आई थिंक जेन्युइनली अगर होता है तो ही कुड बी अ गुड ऑप्शन।
आई थिंक वो पोटेंशियल तो अभी भी है ही उसमें कि वो पुल ऑफ कर सकता है कुछ सीजन्स और एकदम अच्छे लेवल पे। एंड सीएसके में भी नो कि एक वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लग जाते हैं हर किसी के जाके। रहाने, रॉबिनो थप्पा, हाँ मतलब आई थिंक आउट ऑफ ऑल पीपल रहाने वाज प्रोबब्ली द मोस्ट सरप्राइजिंग। आई नेवर थॉट कि वैसे शॉट्स खेल सकता है, बट उसने खेल लिया। आई थिंक हाँ, भुवनेश्वर कुमार इफ ही गोज टू सीएसके इट कुड बी अ बिग डील। बट यहाँ से एक और प्लेयर का रूमर आ रहा है एंड यहाँ से हम ट्रांजिशन करेंगे केकेआर पे। उमरान मलिक के रूमर आ रहे हैं कि ऑफ कोर्स नेचुरली एसआरएच रिटेन नहीं करेगी, पैट कमिंस फेवर भी नहीं करते उनको, सही डिसीजन है एकदम मेरे ख्याल से। बट अगर वो मार्केट में आते हैं तो केकेआर उनको देखेगी। अपेरेंटली ऐसी न्यूज़ आई केकेआर ने ऑलरेडी बात पहुंचा दी उन तक। अब वो किस सोर्स के थ्रू पहुंचाई है वो इट रिमेन्स अननोन, बट उन तक, उनके कैंप तक ये बात पहुंच गई है कि केकेआर आप में इंटरेस्टेड है। भाई क्या कर रहे हो यार। अब मैं वही पूछने वाला था कि पहली बात तो क्या कुछ सेंस है इस चीज का? देखो नहीं लगता, मतलब क्या ऐसा हो सकता है ड्वेन ब्रावो आ रहा है भाई, थिंग्स आर कमिंग टुगेदर, उमरान मलिक का रिवाइवल हो सकता है। मैं हर्षित राणा को अब रिटेन कर सकता हूँ तो मैं वैभव अरोड़ा को खरीद लूंगा ना दोबारा। मुझे सेम टीम चाहिए अपनी भाई, मुझे नहीं चाहिए नए प्लेयर्स, मुझे सेम कोर चाहिए। मैं क्यों उमरान मलिक पे पैसे खर्च करूं जबरदस्ती? ऑल्दो लेट्स ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ दिस। ऐसा क्यों हो सकता है कि उमरान मलिक के पीछे जाए? मतलब सिर्फ एक उमरान मलिक इज प्रोबब्ली दैट गाय जो कि ऐसे माना जाता है कि सिर्फ पैसा और कुछ भी नहीं है। आई थिंक उमरान मलिक को रखने का सेंस ये तभी मान के चल रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और मिचेल स्टार्क सबको सेम टीम में नहीं रख पाएंगे दोबारा, बहुत मुश्किल होने वाला है। बट वाई उमरान मलिक दो? आपको इंडिया में प्रॉमिसिंग है, 10 साल और दे सकता है। If he is promising, then why are you so unsure about him? क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं लगता, मैं प्रॉमिसिंग लोगों को लगता है भाई। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि वी कैन डू बेटर। ओके, प्लस अगर उमरान मलिक एंड वेरी वेल कुड बी ट्रू हैज अ मच हायर सीलिंग देन वैभव अरोड़ा, बट क्योंकि वैभव अरोड़ा इतने टाइम से एसोसिएटेड है केकेआर के साथ, तो यू वुड ऑलवेज वांट दैट प्लेयर। उसको पता सिस्टम में कैसे बैठना, क्या रोल है। एक नए प्लेयर को लेके आना अनलेस एंड अनटिल वो उस लेवल की क्वालिटी का है, एकदम ही टॉप टियर क्रीम है, ज़्यादा सेंस बनता नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो उमरान मलिक को लाने का बिल्कुल भी सेंस नहीं है, अनलेस आप एकदम ही गुड़ गोबर कर दो पेसर्स को लेके ऑक्शन के अंदर, और तब फिर आपको उमरान मलिक की तरफ देखना पड़े। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा, ये न्यूज़ और रूमर्स तब आए थे जब हर्षित राणा ने अपना डेब्यू नहीं किया था 30-20 में। जब वो चीज़ कंफर्म हो गई, मुझे लगता है उसके बाद से ये चीज़ बदल भी सकती है, क्योंकि नाउ एंड एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल, साथ ही में बात करते हैं केकेआर के लिए। हर्षित राणा का जो रिटेंशन है इट इज़ कन्फर्म नाउ, 4 करोड़ में हर्षित राणा रिटेन हो रहे हैं, ये लिख के ले लो बात। अभी हर्षित राणा न्यूजीलैंड वाले के रिजर्व्स में है, इज देयर एनी चांस कि उसको चांस मिल जाए? नहीं मिलेगा। यश दयाल वगैरह उससे पहले आएंगे भाई लाइन पे। मयंक यादव उससे यश पहले दयाल है ही नहीं। अरे मतलब आगे जाते वक्त गोइंग फॉरवर्ड मयंक यादव, यश दयाल, अर्शदीप सिंह ऐसे प्लेयर्स उनसे ऊपर होने वाले हैं टेस्ट मैचेस में। हर्षित राणा को नहीं मिलने वाला। आई थिंक हर्षित राणा को स्क्वाड्स में रखने, रिजर्व में रखने का पॉइंट जो हम लोग डिस्कस भी करेंगे आगे, वो है कि उसको टीम के सीन में रखोगे। आई डोंट थिंक दे आर लुकिंग एट हिम एज कैसे खिलाओगे भाई, आकाशदीप को कैसे बाहर निकालोगे यार, सिराज बुमराह कहाँ से निकालोगे? तो आई थिंक हर्षित राणा को एक वो केकेआर को ब्लेसिंग मिल गई है कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है। अब मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे कई सारे केकेआर फैंस खुश हो रहे हैं इस बात पे कि हर्षित राणा का डेब्यू नहीं हुआ, एंड मेरे लिए पर्सनली इससे घटिया बात कुछ नहीं हो सकती। वी एज फैंस शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स। अगर हम लोग एक क्रिकेटर का जिसका सपना है कि उसको इंडिया के लिए डेब्यू करना है, और उसको डेब्यू करने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपकी टुच्ची सी एक वो जो इच्छा है कि हमारे क्लब के लिए भाई वो 4 करोड़ में रुक जाए, भाई भाड़ में गया क्लब। हर क्लब का पर्पस आईपीएल में इंडिया को सर्व करने के लिए होना चाहिए। केकेआर ने हर्षित राणा को बनाया है ना, तो इसलिए बनाया ताकि वो इंडिया को वर्ल्ड कप जिता पाए। गौतम गंभीर भी सेम चीज़ कहेगा। अगर आप उसमें ये सेंटिमेंट ला रहे हो कि काश वो डेब्यू ना करे, भगवान कुछ ऐसा कर दे कि डेब्यू ना करे ताकि हम उसको 4 करोड़ में रिटेन कर लें, और अभी तो 22-23 साल का ये बाद में डेब्यू कर लेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। तुम्हें पता कितनी सारी ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ पे एक बंदे को सही टाइम पे डेब्यू नहीं मिला और फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि बाद में कभी स्क्वाड में ही नहीं आ पाया। आई थिंक अभी हमने जो बंदा नाम डिस्कस करा, मान लो अभी तिलक वर्मा की इंजरी हो गई थी, अभी वो कुछ टाइम से सीन में नहीं आ पाया, इसके चलते इतने सारे यंगस्टर्स आ गए, पता चला तिलक वर्मा को चांस ही ना मिले। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूं क्या है सबके, सोचो क्या नाम बोलूँ अभी? कौन है भाई? रोहित शर्मा। अच्छा हो गया। रोहित शर्मा का टेस्ट डेब्यू इतना लेट क्यों हुआ है? वो पहले भी स्क्वाड में थे, कभी इंजरी हो गई, कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि उनको डेब्यू नहीं मिला, फिर वो सीन से बाहर हो गए। इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी डील जो कैप्टन है अभी उनके साथ ही हो चुका है,
व्हाई वुड यू वांट टू प्रे समथिंग सो इनसिग्निफिकेंट एंड सो वाइल ऑन समबडी लाइक हर्षद राणा, जो कि अभी अपना करियर बिल्ड कर रहा है? बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही गंदा सेंटिमेंट है। आई थिंक है, बट वही है ना, रियलिटी है अभी है। हाँ, बट ये गलत है, रियलिटी है लेकिन गलत है। एक सिल्वर लाइनिंग की तरीके से आप इस चीज को ट्रीट कर सकते हो कि हम चाहते थे हो जाए बट चलो नहीं हुआ, इसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि चलो केकेआर का भला हो जाएगा। एक नेगेटिव हुआ है लेकिन इसमें भी हम पॉजिटिव क्या देख सकते हैं। हाँ, आप उस तरीके से देख सकते हो इस चीज को, बट हाँ, आउट एंड आउट प्रेइंग कि यार इसका ना हो जाए डेब्यू, कितनी गलत बात है, वो बहुत गलत चीज है। मैं खुद केकेआर फैन हूं लेकिन ये जस्टिफाइबल नहीं है। रिगार्डलेस, इसके चलते ब्लेसिंग इन डिस्गाइज केकेआर को क्या मिल गई है? वो डेफिनेटली 4 करोड़ में हर्षद राणा को रोकेंगे, रघुवंशी के ऊपर रोकेंगे मेरे हिसाब से। अभी तक था कि रघुवंशी को 4 करोड़ में रोकेंगे परहैप्स। बहुत ज्यादा हेल्प मिल गई है केकेआर को इससे, मुझे लगता है बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि रघुवंशी और हर्षद दोनों को रिटेन कर लिया जाए 4 करोड़ में, और एक मेन प्लेयर को फिर आरटीएम से आप ले आओ बाद में। बट इसी के चलते हुए आई थिंक अब उमरान मलिक के ऊपर हमें नहीं देखना पड़ेगा। रिगार्डलेस, अगर वैभव अरोड़ा और उमरान मलिक दोनों ऑक्शन में होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि उमरान मलिक ज्यादा महंगा भी बिके, शायद एक ज्यादा रिनाउंड नेम है वो भी, इंडिया के लिए खेला हुआ। वैभव अरोड़ा नहीं खेले तो फर्क पड़ता है ब्रांड वैल्यू पे, उस चीज से इंडिया का ठप्पा लग जाता है। तो आई वुड एनी डे वांट वैभव अरोड़ा बैक इन माय टीम भाई। हर्षद राणा एंड वैभव अरोड़ा आर सपोज टू बी आवर नेक्स्ट बिग थिंग, जो कि एक टाइम पे वो नागरकोटी और शिवम मावी को लेके आए थे हम लोग, पर हुआ नहीं था वो। तो आई थिंक यहाँ पे तो ये हमें इनके साथ स्टिक करना चाहिए। उमरान मलिक के रूमर्स एकदम मुझे लगता है कि बेसलेस, आई होप हो, और अगर होंगे भी कुछ वैलिडिटी उसमें, तो अब मुझे नहीं लगता कि वैलिडिटी होल्ड कर रहे होंगे। मेरे लिए टैक्टिकली सेंस नहीं बनाता ये करने का। जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, अब हम आरसीबी की बातें करते हैं, क्योंकि एक और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इनको भी मिल गई है कि यश दयाल, जो कि डेब्यू नहीं करे बांग्लादेश के अगेंस्ट और अब स्क्वाड में भी नहीं है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ये भी डेफिनेटली मेरे हिसाब से रिटेन होंगे। अब आई थिंक तो स्टील है भाई, 4 करोड़ में आपको यश दयाल मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली उनको रखोगे। लास्ट सीन उनके आरसीबी की तरफ से परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। विनोद सीएस के अगेंस्ट क्या था यश दयाल ने, कैसे लास्ट ओवर डिफेंड करा था उनने। सो नेचुरली आपको 4 करोड़ में ऐसा टाइप का प्लेयर मिल रहा है, तो इट इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर आरसीबी। और इसमें मेन बात पता है क्या है कि अब आप बेसिकली क्या देख रहे हो, विराट कोहली के रिटेंशन हो गए, एक हो गए यश दयाल। Now you can actually look into not retaining मोहम्मद सिराज। क्योंकि अगर मोहम्मद सिराज को आप 18 करोड़ में रोक रहे हो, क्या वो सेंस बनता है रोकने का? या तो मोहम्मद सिराज मान जाए कि मैं 11 करोड़ में या 14 करोड़ में रोकने को तैयार हूं। आई डोंट थिंक 18 करोड़ में वैसे भी रोकने का प्लान होगा भाई, यू नेवर नो यार, क्योंकि विराट कोहली बैटिंग में, बॉलिंग में मोहम्मद सिराज, मार्की इंडियन प्लेयर्स यही हैं। क्यों नहीं पैसे डिमांड करेगा वो? ब्रांड वैल्यू के हिसाब से कैसे सेंस नहीं बनता? सिराज की अच्छाई होगी तभी वो कहेगा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं खुश हूं इतने में, पर मार्केट वैल्यू से पूरा सेंस बनता है डिमांड करने का। विराट कोहली जिस मार्केट वैल्यू, जितना पैसा वापस लेके आ रहा है टीम के अंदर, क्या सिराज ला पा रहा है? पर वो अनफेयर है ना, वो चीज, वो सिस्टम ही सेट ऐसे है। हाँ, बट मतलब अल्टीमेटली आपकी प्राइस वही डिसाइड करती है ना। जैसे बुमराह वो आदमी है जो लेके आएगा, नहीं वो भी नहीं लाएगा भाई। क्यों नहीं लेके आएगा? विराट कोहली जितने रिटर्न्स लेके आएगा वो, विराट कोहली जितने ना ला पाए, पर अपनी एमआई की टीम के अंदर ला सकता है। फिर भी 18 करोड़ भी सेट है ना। क्या श्रेयस अय्यर लाएगा यार? या तो ऐसा हो कि सिराज की कुछ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हो जहां पे उसने कैरी करो टीम को पूरा। वही बात है, क्योंकि भी परफॉर्मेंसेस नहीं चल रही इतने टाइम से, तो शायद आरसीबी के मैनेजमेंट सोचे कि भाई कि मुझे 14-18 करोड़ में रिटेन करने की जरूरत नहीं है, शायद मैं ज्यादा सस्ते में इसको आरटीएम में ला सकता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो बैटिंग करता है कि बहुत ही ज्यादा सेलेबल प्रोफाइल है। मैं 1 सेकंड में कह रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी है। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगोगे, मुझे लगता है वो ज्यादा महंगे बिकेगा ऑक्शन में। 14 करोड़ से ज्यादा भाई, आई थिंक ही इज इन हिज प्राइम राइट नाउ, एज वाइज टॉप इंडियन बॉलर है, बिकेगा महंगा। तो मेरे हिसाब से तो रिटेन होना चाहिए, चाहे वो 14 में हो चाहे 11 में हो। बट आरसीबी के मैनेजमेंट अब ऐसा सोच सकती है, क्योंकि यश दयाल, हमने एक पेसर रोक लिया सस्ते में, बजट का बहुत बड़ा हैक मिल गया हमें, एक प्रोफाइल हमने सेट कर ली है। अब उसके ऊपर जो आ रहा है बोनस है, मेरे हिसाब से सिराज को रिटेन करना चाहिए। बट अब ऐसा सोचा जा सकता है आरसीबी के लिए, मैं ये कह रहा हूँ। प्लस अगर आपको केएल राहुल वगैरह के लिए भी पैसे साइड करके रखने हैं, मान लो केएल राहुल या मार्करम जैसा बंदा एक ओवरबोर्ड चला गया प्राइस पे, बिडिंग वॉर हो गई एक, आपको पता चला आपके पास सिराज के लिए पैसे ही नहीं बचे, और ये गुड़ गोबर पहले भी हो चुका है, कई सारी टीम्स कर चुकी हैं, तो आरसीबी को वो रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ट्रस्ट दिखाना चाहिए सिराज पे। सिराज स्टिल ऑन हिज डे इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। हाँ, डेफिनेटली। वो दिन आया नहीं 1-1.5 साल से, वो मैं मानता हूँ,
पर वो जिस दिन आ जाएगा वापस, रिदम आ जाएगी, ही इज़ अ ग्रेट मैच. So he should be retained. आई थिंक ही शुड बी रिटेन. नॉट एट 18 करोड़. होपफुली वो नेगोशिएट करके 14 या 11 करोड़ में मान जाएंगे. जो नेक्स्ट टीम होने वाली है वो होने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स. एंड हम लोग अनकैप प्लेयर्स की बातें बहुत कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर जितने भी सीईओ ने कहा था कि हमने तो अभी सोचा भी नहीं है, हमने तो अभी बात भी नहीं करी है, हम तो देखेंगे कि धोनी हम चाहते भी रिटेन करना कि नहीं. सब फालतू के रूमर्स हैं. ये कोई सरप्राइज भी नहीं है इसमें. डेफिनेटली बात हो चुकी है. इनफैक्ट अभी इनकी एक मीटिंग भी है लेट अक्टूबर में शायद, जब धोनी इनसे बात करने के लिए आएंगे. आई थिंक वो बात इस रिगार्ड्स में होगी कि वो और कितने साल देखते हैं अपने आप को खेलते हुए और किस रोल में देखते हैं खेलते हुए. नॉट कि वो अगले साल खेल रहे कि नहीं, वो तो खेल ही रहे हैं, वो डन है. बट एक जो साथ में एक और नाम आ रहा है, ये एक पॉसिबल चेंज है स्ट्रैटेजी में. क्योंकि हमने, तुम्हें याद है कई लोगों ने कमेंट भी करा था कि आप शिवम दुबे पे कैसे सवाल उठा रहे हो. मैंने तब भी कहा था कि शायद आप दुबे को रिटेन ना करो, एक एक्स्ट्रा अनकैप प्ले को रिटेन कर लो उसकी जगह पे. लोग कहते हैं कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो. ये रूमर अब आ रहा है एक्चुअली में, शुरू हो गया आना, कि समीर रिजवी या फिर हंगर गेकर को आप रिटेन कर रहे हो. एंड एक्चुअली में अगर आप सोचो तो हंगर गेकर का भी सेंस बनता है थोड़ा बहुत शिवम दुबे से ज्यादा. आई थिंक सो. मतलब भाई शिवम दुबे ऐसा तो नहीं सीएसके बहुत जल्दी गिव अप कर दे रही है, ऐसा नहीं, उसकी एज बहुत ज्यादा है. हार्दिक पांड्या से छोटा है वो. हाँ 30 का ही है शायद अभी. पॉइंट ये इम्पैक्ट के रूल हो 3 साल तक नहीं जाने वाला, तो शिवम दुबे एज अ प्योर बैटर आपको यूज करे जाएंगे. विच वो परफॉर्म कर रहा है. कब करा? अभी पिछले साल आईपीएल में. कितना करा? आई थिंक डिसेंट तो करा ही था. पूरा आईपीएल में नहीं करा. मतलब शिवम उसके बाद से वो वर्ल्ड कप के बाद से जब इंडिया से खेल रहा है, रेगुलरली नहीं खेल रहा. सिर्फ एज अ बैट्समैन देखा जाए तो ही इज वन ऑफ दोस फ्यू बैट्समैन जो कि एक प्रॉपर पावर हाउस जैसे हैं. मैंने शिवम दुबे को बहुत डिफेंड करा है वर्ल्ड कप के टाइम पर भी, पर मैंने हमेशा ये चीज़ मेंटेन करी है. आई थिंक ये जो 1-2 साल गए ना शिवम दुबे के सीएसके में, वो एबनॉर्मल थे और अब रेप्लिकेट करना मुश्किल होगा. बट वही है ना कि अगर एक बंदे ने 2 साल लगातार परफॉर्म कर दिया है तो यूजुअली मैनेजमेंट ये नहीं सोचेगी कि अभी अगले साल शायद परफॉर्म ना कर पाए, वो ये सोचेगी अगले साल भी परफॉर्म कर देगा. एंड सो दे कैन बाय हिम बैक. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टीम में नहीं रहेगा, मैं रिटेंशन की बात कर रहा हूँ. मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ कि शिवम दुबे सीएसके में नहीं खेलते हुए दिखेंगे, डेफिनेटली दिखेंगे. बट क्या वो रिटेन होकर आएंगे या आरटीएम से आएंगे? डू यू थिंक 11 करोड़ से महंगा बिकेगा शिवम दुबे? हो सकता है. विच इज वाई वो उनके लिए उल्टा कॉस्ट कर सकती है चीज. मेरा मेन प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, तुम सीएसके की रिक्वायरमेंट अगर देखो, सीएसके की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक फास्ट बॉलर चाहिए, इंडियन फास्ट बॉलर. 2023 का तुम्हें आईपीएल याद है जब हमने कहा था कि ये लोग कैसे जीतेंगे आईपीएल को? लोग कह रहे थे कि देश पांडे और हंगर गेकर से ये लोग, एक मुकेश चौधरी भी एक और आई थिंक बॉलर है उनके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पथिराना भी तो तभी था. पथिराना तो वन चेंज होता है, ओपनिंग बॉलिंग कभी नहीं करता. और डेथ बॉलिंग में भी उसका यूजुअली ये होता है कि हम लोग, इनफैक्ट वन चेंज में नहीं है वो, यूजुअली 10 ओवर के बाद आता है बॉलिंग करने के लिए, फिर 4 ओवर लगातार डालता है वो. या फिर डेथ में डालता है. साथ में एक और बंदा तो चाहिए ना. उसमें हमने कितनी बार देखा, देश पांडे से बॉलिंग कराई जा रही है, दीपक चहर से बॉलिंग कराई जा रही है, वो इंजर हो जा रहे हैं. कभी कभी स्पिनर्स को ट्राई करा, वो चल नहीं रहे. तो इनकी डेथ बॉलिंग का इशू था हमेशा से. अब या तो भुवनेश्वर कुमार आ जाए या तो हंगरेकर जैसे बंदे को रिटेन करके आप उनको एक नेक्स्ट बिग थिंग बनाओ धोनी और गायकवाड़ के अंडर. क्योंकि देश पांडे डेब्यू कर चुके हैं इंडिया से, तो उनको आप रिटेन नहीं कर सकते उतने करोड़ में, और 18-14 करोड़ में रिटेन करने का पॉइंट है नहीं. तो आई थिंक हंगरेकर भी एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं. समीर रिजवी भी हो सकते हैं, वो तो हम पहले से कह ही रहे थे. जिसके चलते हुए आप शायद एक मार्की प्लेयर को रिटेन ना कर पाओ. एंड शिवम दुबे आई थिंक, प्लस पता है वैसे भी कोई भी टीम 6 प्लेयर रिटेन नहीं करेगी. आरटीएम से करेगी. तो धोनी तो रिटेन होंगे ही होंगे. एक और अनकैप प्लेयर रिटेन हो सकते हैं जिसका सेंस बनता है मेरे हिसाब से. तो फिर जडेजा रिटेन होंगे, गायकवाड़ रिटेन होंगे. 4 तो यही हो गए ना. अभी तो सचिन रविंद्र की बात भी नहीं करी. उनको भी करना था. फिर छठा शिवम दुबे. तो क्या आप 6 करना चाहते हो इन द फर्स्ट प्लेस? कितने पैसे उड़ाओगे भाई? तो वैसे भी शिवम दुबे रिटेन होना मुश्किल है. मेरे ख्याल से पॉइंट ये है कि या तो आप शिवम दुबे को रिटेन कर लो, या तो उससे 7, 8, 10 करोड़ कम में एक अनकैप प्ले को रिटेन कर लो. क्योंकि रिटेन हम लोग जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 3 ही प्ले करेंगे, उसमें को कितने करोड़ खर्च करने हो आप देख लो. तो शायद उस तरीके से सोच रही होगी फ्रेंचाइज कि हम लोग को कम करोड़ खर्च करके एक प्लेयर रिटेंशन मिल गई, मैक्सिमम पर्स हमने अपने ऑप्शन के लिए बचा रखा है. आई थिंक शिवम दुबे आएंगे सीएसके, लेकिन रिटेन नहीं होंगे शायद. डैम, आई थिंक अगर आएगा सीएसके तो भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि शिवम दुबे हम प्रेटी श्योर काफ़ी टीम उनके पीछे जाएंगी.
अगर वो ऑप्शन के अंदर आते हो सकता है। इनफैक्ट अभी मैं बताऊं तो अभी हमने भुवनेश्वर कुमार की बात करी सीएसके के लिए, 2 और नाम निकल के आ रहे हैं। एक तो बहुत ही ऑब्वियस है रविचंद्रन अश्विन, जो कि मोस्ट लाइकली मुझे नहीं लगता कि आरआर से रिटेन होंगे। इंडियन सीमेंट्स के साथ आ चुके हैं वो, एक वो एंड प्लस भाई वंस अगेन करियर रिवाइवल T20 में रिवाइवल, प्लस उनने अपने आप को भी रिटेंशन में नहीं रखा था अपनी वीडियो में। भाई अश्विन क्या ट्रोल है भाई। बोला भाई बंदे को कोई वही नहीं है, कोई फिल्टर ही नहीं है। सही में अपनी टीम के रिटेंशन भी डिस्कस कर रहा है भाई, मतलब लेजेंड भाई। बट मुझे लगता है इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। हाँ, अगर अश्विन वापस आते हैं, अगर आरआर छोड़ के जा रहे, सबसे ज्यादा सेंस वही होगा कि वो सीएसके जाए। प्लस जो बैटिंग लेके आ रहे हैं नीचे, शायद जडेजा को भी हेल्प मिलेगी एज अ फिनिशर वाले रोल में। एंड बॉलिंग में जडेजा, अश्विन, धोनी विकेट कीपर, कितने टाइम से नहीं देखा। एक्चुअली मार्केटिंग वाइज कितना सेंस बनता है। चेन्नई के वो हैं रहने वाले, बहुत ज्यादा एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स 35 प्लस है, सेंस बनता है, चेक बॉक्स। मुझे लगता है कि अश्विन का तो ऑलमोस्ट डन है। मोहम्मद शमी की बातें भी हुई। हाँ, मोहम्मद शमी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी जीटी से उनकी डिस्कशन होना भी बाकी है कि उन्हें रिटेन करा जाएगा या नहीं करा जाएगा। अश्विन का तो मोस्ट लाइकली है, करना चाहिए वैसे, करना तो डेफिनेटली इंजरी से, हाँ इंजरी से कैसे आते हैं। बट सीएसके ने एक इंटरेस्ट शो करा है कि उन्हें एक प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए, इंडियन चाहिए, तो शामी में उन्हें इंटरेस्ट शो करा। बट ऑल डिपेंड्स कि जीटी का क्या डिसीजन आता है अल्टीमेटली, क्या मीटिंग होती है उनके बीच में। बट अगर जीटी डिसाइड करती है कि उन्हें रिटेन नहीं करना, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सीएसके उनके पीछे जाए। एंड वंस अगेन इट मेक्स टोटल सेंस भाई। आपको भुवनेश्वर और शामी में से कोई एक मिल जाएगा, बेस्ट है यार। आई थिंक सीएसके के लिए वो एज फैक्टर अप्लाई तो होता नहीं है, वो किसी का भी बेस्ट निकाल के ले आते हैं। अगर आपको ऐसे मार्की इंडियन प्लेयर्स मिल रहे हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है सालों का, बहुत सही है भाई। सीएसके की एक जेन्युइन कमी थी कि पथरियाना को सपोर्ट कौन करेगा डेथ ओवर्स में। दोनों प्लेयर्स फुलफिल कर सकते हैं वो। अश्विन भी डेथ बॉलिंग कर लेता है भाई कभी कभी, तो आई थिंक कर सकता है। एंड अलॉट विल आई थिंक डिपेंड ऑन कि कैसे उनकी रिकवरी होती है इंजरी से, क्योंकि जैसी अभी चल रही है, अभी रिसेंटली लोगों ने ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया था काफी फेमस जर्नलिस्ट ने कि वो बीजीटी नहीं खेलने वाले। एंड देन शामी ने खुद आके उनका एक पूरा स्क्रीनशॉट डाला था सारे आर्टिकल्स का और कहा था ये सब फालतू की चीजें क्यों फैला रहे हो, कुछ ऐसी न्यूज ही नहीं है। अब मुझे थोड़ी सी शेडी तो लगता है, क्योंकि एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि अभी तक आ जाएंगे, वो न्यूजीलैंड वाली के स्क्वाड में होंगे, अभी न्यूजीलैंड वाली स्क्वाड में नहीं है। तो शामी ने बॉलिंग करनी शुरू कर दी है, बट उसने कहा कि मुझे एकदम 100% श्योर होना है, पता चले मैं दोबारा करूँ बॉलिंग ऑफ इंजरी हो जाए, फेयर वो नहीं चाहता मैं। बॉलिंग करनी शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा, ओके। बट मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार, अश्विन और मोहम्मद शमी में से एटलीस्ट एक प्लेयर आपको, एक वेटरन प्लेयर आपको सीएसके के लिए खेलते जरूर दिखेगा। लेट्स सी होता है कि नहीं। वो जो लास्ट टॉपिक है मुंबई इंडियंस का, Mahela Jayawardene has been reappointed as the head coach of Mumbai Indians 2017 से लेकर आई थिंक 2020-21 कब तक करी थी? 17, 19 और 20 ये 3 आईपीएल ट्रॉफीज 22 तक करी थी शायद। हाँ, कोचिंग 22 तक करी थी। 3 टाइटल जिताए इतने टाइम में, 5-6 सीजन में। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोचेज इन आईपीएल हिस्ट्री। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उनको एक और अच्छा रोल दे दिया गया था, जब उनको मुंबई की जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें उनको एज दी परफॉर्मेंस, ग्लोबल परफॉर्मेंस हेड करके कुछ दे दिया था रोल, जहाँ पे वो हर टीम की परफॉर्मेंस को सुपरवाइज कर रहे थे। अब वहाँ से उनको नीचे लाके दोबारा हेड कोच स्पेशली बनाया गया, क्योंकि मार्क बाउचर से उनको वो जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे वो नहीं मिले। मार्क बाउचर को शायद अब वो करेंगे, किसी और रोल में डाल देंगे, शायद निकालेंगे इन्हीं टीम से, ऐसी बातें आ रही हैं। बट दिस कुड बी अ ह्यूज इंडिकेशन एंड अ पॉजिटिव साइन फॉर रोहित शर्मा। आई थिंक कुछ ऐसी न्यूज़ भी थी यही कि रोहित शर्मा, न्यूज़ कहे तो ऑब्वियस है भाई, रोहित शर्मा और महिला जयवर्धने की बहुत अच्छी बनती है साथ में। एंड अपेरेंटली बाउचर से नहीं बन रही थी, क्योंकि उनकी वाइफ ने भी जो कमेंट्स करे थे, सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस करके, तो ऐसा कई लोग कहते हैं कि वो भी एक फैक्टर था कि क्यों रोहित शर्मा छोड़ना चाहेंगे। एंड अगर एमआई ले आई है जयवर्धने को, तो बहुत ही ज़्यादा एक ये पॉजिटिव सिग्नल है टुवर्ड्स कि हम रोहित शर्मा को शायद रोक पाए। बट स्टिल देर आर रूमर्स जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि उनको साथ में टीम में देखा जाए। मुझे नहीं लगता ये। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को अब कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो कैप्टन रहे कि नहीं रहे, फर्स्टली। और मुझे लगता है कैप्टन मोस्ट लाइकली हार्दिक पांड्या ही रहेगा। मुझे लगता है बहुत रिएक्शनरी होगा अगर हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा दिया जाए, विच मीन्स इन माई ओपिनियन रोहित शर्मा अगर महिला जयवर्धने वापस आ रहे हैं तो डेफिनेटली रोहित शर्मा को वो ट्रस्ट दिया जाएगा कि आप कंटिन्यू करो हमारी टीम के साथ, एंड रोहित शर्मा वो चीज़ अप्रिशिएट भी करेंगे। मुझे लगता है रोहित शर्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हार्दिक पांड्या के अंडर खेलने में,
वो T20 फॉर्मेट में कैप्टन नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, वो विल नहीं है, मुझे लगता है वो इच्छा नहीं है शायद उनकी, ही इज़ हैप्पी एनीवे। प्लस यार मुंबई में रहने का कंफर्ट तो है ही ना, सालों से आप खेल लो, उस टीम को बनाया है। मुझे लगता है इसके चलते हुए प्रॉब्लम क्या आ सकती है, रोहित शर्मा शायद मान भी जाए कि मैं रुक जाऊंगा, क्या मुंबई को रोकना चाहिए रोहित शर्मा को? मेरा मेन इशू वो है, मुझे नहीं लगता रोकना चाहिए मुंबई को, क्योंकि सिर्फ एज अ बैट्समैन खेलेंगे नहीं। हाँ, और नहीं है वो चीज, मतलब भाई फिर देन अगेन वी आर इग्नोरिंग द बिजनेस साइड टोटली। हाँ वो बात है कि बिजनेस साइड को इग्नोर कर रहे हैं, बट उन्होंने खुद भी तो इग्नोर करी ना। प्लस आई थिंक हार्दिक पांड्या को बनाया कैप्टन, इस न्यूज के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये है कि हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्यकुमार यादव चारों रुकने वाले हैं। ये भी मुझे बहुत अनलाइकली लगता है भाई। आई थिंक सूर्यकुमार यादव को कैप्टनसी चाहिए। होने नहीं चाहिए, ना चाहिए, नहीं होनी तो चाहिए भी होगी, आई थिंक चाहिए भी होगी, और होनी तो चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है वो तो। एंड आई डोंट, एंड वेरी ऑनेस्टली मतलब अगर मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को हटा के सूर्यकुमार यादव कैप्टन बनाती है तो यस, फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव सबको लगेगा ये बहुत रिएक्शनरी डिसीजन है, पर एट द सेम टाइम वो एक राइट डिसीजन होगा। एंड प्रॉब्ली हार्दिक पांड्या भी उस चीज़ को समझ जाएंगे, क्योंकि उनका जो पर्सनल एम्बिशन था कि मैं इंडियन टीम को कैप्टन करूंगा वो खत्म हो चुका है। अब कोई चांस है ही नहीं कि वो कैप्टन बन पाए, तो मे बी उनको भी ये बात समझाने में थोड़ा आसानी हो जाए। बट सूर्यकुमार यादव अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन है एज पर द न्यूज़, आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है कि फिर ये चारों तो सेम टीम में नहीं होंगे। पता है, क्योंकि अब रिटेंशन की लिस्ट पास आने वाली है, हमने इतने हफ्तों से कवर कर रहे हैं, महीनों से कवर कर रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझ के डॉट्स कनेक्ट करके ना, मैं थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है बुमराह तो डेफिनेटली रुक रहा है, हाँ, और हार्दिक पांड्या भी डेफिनेटली रुक रहा है। इन चारों में से 2 प्लेयर तो रुकेंगे, पता चले नहीं रुके मुझे लग रहा है ये दोनों रुकेंगे डेफिनेटली। नहीं, सेम। और मुझे ये भी लगता है कि चारों साथ में नहीं रुकेंगे। तो या तो सूर्यकुमार यादव जा रहा है या तो रोहित शर्मा जा रहा है, ये 2 ही पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही हैं। मुझे लगता है कि सूर्यकुमार यादव अगर कप्तानी चाहते हैं तो वो छोड़ देंगे मुंबई इंडियंस को, और मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा को अब कप्तानी से इतना लेना देना नहीं है, लेकिन मुंबई को छोड़ देना चाहिए रोहित शर्मा को। ओके। और इफ इट कम्स टू दीज 2 गाइज, मुझे लगता है रोहित शर्मा को रिलीज कर देना चाहिए। स्काई इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट, इज अ बेटर T20 बैटर राइट नाउ, उनको रखना चाहिए टीम के अंदर। स्पोर्टिंग वाइज यही सेंस बनता है। मुझे लगता है रोहित शर्मा, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि महिला जयवर्धन आ गया तो शायद अब रोहित शर्मा खुशी खुशी रुक जाएंगे, सही बात है, शायद रुक जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है मुंबई को नहीं रोकना चाहिए। मेरा मेन पॉइंट ही वही है। आई थिंक यहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स हैं ना, कुछ कैप्टनसी के फैक्टर हैं, कुछ पैसे के फैक्टर हैं। जैसे बुमराह को हम कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ रुकेगा क्योंकि मुंबई इंडियंस पूरी जी जान लगा देगी कि कुछ भी करके ये रुक जाए, क्योंकि ही इज बाय फार द बिगेस्ट एसेट इन T20 क्रिकेट इस टाइम पे। तो कुछ ना कुछ करके रोकेंगे तो है ही उन्हें। बट फिर सूर्यकुमार यादव की प्रॉब्लम आएगी, उन्हें कैप्टनसी चाहिए, पर हार्दिक पांड्या भी बेस्ट ऑलराउंडर, उनको आपने ऑलरेडी कैप्टन बना रखा है, तो उनका क्या करेंगे? रोहित शर्मा एक अलग लेवल पे इन तीनों कंबाइन कर दो, उनसे ज़्यादा बिजनेस वैल्यू तो ये लेके आएगा रोहित शर्मा, तो अब उनको कैसे हटा दोगे? इतने सारे फैक्टर्स इनके अंडर, एंड दैट इज वाई आई थिंक वही ना कि एक परफेक्ट चीज़ तो हो नहीं सकती। वो परफेक्ट चीज़ वही होगी कि चारों रुक जाएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली है, क्योंकि फिर आपकी पैसे की प्रॉब्लम आएगी। सब 18 करोड़ मांगेंगे, अब 18 करोड़ कैसे दोगे सबको? तो फिर अंबानी साहब अंडर द टेबल। हाँ, डेफिनेटली। अभी विराट कोहली की भी यही न्यूज़ है क्या कि उसको 18 करोड़ तो आप वैसे दोगे, अल्टीमेटली उसको मिलने 20 करोड़ वाले हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ और ज्यादा भी मिलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो मुंह बोली रकम मांगेगा यार, कौन मना करेगा विराट कोहली को? बट आई स्टिल थिंक मतलब वही है ना कि आप कुछ प्लेयर्स के साथ में भी ये चीज़ कर लो, बट 4 प्लेयर्स के साथ ये चीज़ करना कि हम सबको अंडर द टेबल दे देंगे, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन तो हो गई, आई एम प्रीटी श्योर। विच इज वाई टू सम दिस अप, मुझे लगता है डेफिनेटली रोहित शर्मा को पर्सनली एक जो सेंटिमेंट होगा दिल में, उसमें चेंज तो आया होगा जयवर्धने के रुकने से। बट मेरा स्टांस अभी भी वही है, रोहित शर्मा मुझे नहीं लगता मुंबई में रुकेंगे, क्योंकि मुंबई को रोकना नहीं चाहिए। हो सकता है रोक ले, मेरे हिसाब से नहीं रोकना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस से जो बंदा जाता हुआ दिखेगा वो रोहित शर्मा ही होंगे। हार्दिक एंड बुमराह डेफिनेटली आर स्टेइंग, एंड स्काई को भी वो रोक ही लेंगे कुछ ना कुछ करके। तो रोहित शर्मा बिकम्स द स्केपगोट है, एंड वो सही भी है। रोहित शर्मा को भी एक नया चैप्टर शुरू करना चाहिए, मस्ती से खेलने में जाकर। बट समिंग दिस अप, अब हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं जल्दी से। लेट्स स्पेंड 5 मिनट्स ऑन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो सीरीज आ रही है, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर आ गई है। IPL की बातें हो रही थी, बांग्लादेश की बातें चल रही थी, इतनी धमाकेदार T20 सीरीज हुई है। इंपॉर्टेंट टेस्ट पे भी ध्यान जाए भाई। एकदम से न्यूज आई कि अच्छा 2 दिन में भाई ये भी स्टार्ट है बाय द वे, इसकी भी स्क्वाड आ चुकी है। यहाँ पे स्क्वाड की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या चेंजेस हुए हैं बांग्लादेश वाली सीरीज से? बेसिकली पिछली बार बांग्लादेश में हमारी स्क्वाड 16 लोगों की थी, हाँ, इस बार 15 लोगों की है।
पिछली बार यश दयाल इंक्लूडेड थे, अब यश दयाल को निकाल दिया गया, बस वही चेंज है। बट इस टाइम ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी रखे गए हैं। ट्रैवलिंग रिजर्व्स में काफी इंटरेस्टिंग नाम है, 4 प्लेयर है, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा। ट्रैवलिंग रिजर्व्स देखो कैसे रखा है, इंडिया में हो रहा है। हाँ, उसमें मैं सबसे पहले ये सोचा कि भाई कहीं मुझे तो नहीं लग रहा कि ये इंडिया में हो सकता है बाहर ही हो, क्योंकि ट्रैवल करने की क्या जरूरत है फिर। बट ये 4 प्लेयर्स काफी इंटरेस्टिंग नेम्स हैं जो कि रखे गए। बाकी पूरी हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव, प्रसिद्ध कृष्णा। 3 तो वही हो गए जो T20 के अभी स्क्वाड में थे। प्रसिद्ध कृष्णा वापस आ रहे कम बैक करके अपना। एंड ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा का समझ में आता है मुझे। ये लोग परहैप्स क्लियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी बीजीटी के लिए। हर्षित राणा, मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा, तीनों फास्ट बॉलर्स हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का जितना भी एक एक्स फैक्टर है जो कि हमने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी देखा था, इन माय ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि मैं उनको प्रेफर करूंगा ओवर अदर ऑप्शंस। बट इंडियन टीम उनको जिस तरीके से देखती है वो एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करते हैं, जो कि बीजीटी में हेल्पफुल हो सकता है। बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि जो अपने रिजर्व्स लेके गए हो वो इसीलिए लेके गए हो क्योंकि ताकि जो जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं ना, ये टीम के एनवायरनमेंट में सेटल हो जाए, और फिर इनमें से कोई एक बंदा डेफिनेटली मुझे लगता है विच इज द राइट कॉल, एंड विच मीन्स हमें एक डेब्यूटेंट दिखेगा टेस्ट सीरीज में जाते हुए बीजीटी में। मतलब डेब्यू करे ना करे लेकिन एक फ्रेश बंदा दिखेगा। एंड मुझे लगता है वो मयंक यादव होने वाला है अभी। मुझे लगता है उसको फास्ट ट्रैक करा जाएगा। अच्छी बात भी है भाई, बढ़िया खिलाओ उसको टेस्ट मैचेस में। हर्षित राणा को रख लिया गया है एज एन ऑप्शन। प्रसिद्ध कृष्णा को आई डोंट थिंक जितना उनको चांस मिला उन्होंने इतना प्रूव करा है। मैं मयंक यादव को पर्सनली लेके जाऊंगा उनके ऊपर। एंड नीतीश कुमार रेड्डी तो आई थिंक वही है कि ऑलराउंडिंग ऑप्शन है। अब हार्दिक पांड्या नहीं बना पाए टेस्ट मैचेस में अपना करियर, नीतीश कुमार रेड्डी को फ्यूचर में देखते हुए बनाएंगे। अच्छा, यू वुड पिक मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा? हाँ, पर्सनली। अभी साउथ अफ्रीका में जो सीरीज हुई थी हमारी लास्ट ईयर जनवरी में जब हुई थी, उसमें आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा अच्छा खेला था ना? नहीं खेला था। अच्छा, ओके, उतना अच्छा नहीं गया था उनका। मुकेश जो थे हमारे वो तो एकदम बाहर हो गए सीन से। वो काफी वियर्ड केस है। आई थिंक काफी लोग इस चीज को ट्विटर पे वॉइस आउट कर भी रहे ओपिनियन को। हाँ, अभी तक जो बंदा तीनों फॉर्मेट में था, अब वो एकदम से हर फॉर्मेट से ही निकल गया। भाई मैं कह रहा हूँ ये होता है भाई, क्रिकेट में होता है ये सब, इंडियन क्रिकेट में। बट रिगार्डलेस एक और जो नाम है अर्शदीप सिंह, अब वो भी बड़ा क्लियर हो गया कि उनको टेस्ट फॉर्मेट के लिए कंसिडर ही नहीं करा जा रहा। वो स्पेशलिस्ट बना दिया गया उनको लिमिटेड ओवर्स का। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रैजेक्टरी हमें देखने को मिल रही है कि मयंक यादव को अभी से ही टेस्ट मैचेस में ला रहे हैं, अर्शदीप सिंह को अभी तक आप लाई नहीं स्क्वाड में। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड है। बाकी स्क्वाड में चेंजेस क्यों नहीं हुए, आई थिंक होने भी नहीं चाहिए थे। ऋतुराज गायकवाड़ की वो बातें हो रही कि उनको रोहित शर्मा की जगह पे ला सकते हैं बाद में। उसका वो है ना, इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया ए के अगेंस्ट मैचेस खेलेगी 2-3 एज अ प्रैक्टिस मैचेस, एंड इंडिया ए का कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ होने वाला है। अच्छा तो वो बहुत तगड़ा होगा भाई। पर ऐसे में लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं ना कि फिर स्क्वाड में रख लेते अभी से ऋतुराज गायकवाड़ को। हाँ भाई, कायदे से अगर इफ ही इज गोइंग टू बीजेटी, अगर आपने डिसीजन बना लिया है तो फिर तो हो जाना चाहिए था। अभी इसी टाइम पे उसने अभिमन्यु ईश्वरन ने 4 मैच में लगातार 4थी सेंचुरी मार दी। अब 400 मार दी, फिर से 100 मार दी। तो उसके भी दरवाजे पे नॉक कर रहा है भाई वो। और उसका तो भाई केस बनता है, पता है एक्चुअली। हाँ, टेस्ट मैचेस में आप एक्चुअली में अभिमन्यु ईश्वरन का केस बना सकते हो। वो पहले भी स्क्वाड में आ चुका है टेस्ट सीरीज में, तो वो कहाँ गया है बेचारा। बट हाँ, आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ इज प्रॉब्ली द फेवरेट। अगर वो इंडिया को कैप्टन कर रहा है, आई थिंक फिर तो डेफिनेटली मतलब यही है कि वही आने वाला है एज अ बैकअप ओपनर। बट ये हमने तो डिस्कस कर लिया कि सिलेक्शन के पीछे के क्या रीजंस हैं और ट्रैवलिंग रिजर्व्स के क्या रीजंस हैं। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सीरीज से? मैचेस कहाँ पे हो रहे हैं वाले? एक मैच तो आपका पहला मैच जो है वो चिन्नास्वामी में है, बैंगलोर। सेकेंड मैच आपका महाराष्ट्र पुणे में होगा, एंड थर्ड मैच आपका वानखेड़े में है। तो बेसिकली जो ये तीनों स्टेडियम्स हैं इनमें पोटेंशियल तो है हाई स्कोर्स का। हाँ, या अब और प्लस हम लोग इस साल अगर देखें तो ट्रैजेक्टरी रही है कि इंडिया जो है वो एकदम ही रैंक टर्नर्स नहीं बना रही। वो थोड़ी बैटिंग को सपोर्ट करने वाले विकेट्स बना रहे हैं। तो हमें ऐसा होते हुए दिख सकता है कि यहाँ पे एकदम प्रॉपर टर्नर्स ना हो। प्लस आप बीजीटी से पहले लास्ट सीरीज खेल रहे हो तो शायद आप वैसे भी रैंक टर्नर्स नहीं बनाओगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग को प्रॉपर वो मिट्टी वाले विकेट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर तीनों ही जगहों पे। हाँ, वानखेड़े में कहोगे रेड सॉइल है, वो ब्रेक डाउन होना इवेंचुअली शुरू हो जाएगी। बट रेड सॉइल का दूसरा एस्पेक्ट ये होता है, इनिशियली काफ़ी अच्छी बॉल बाउंस भी करती है, अच्छे से आती भी है बैट पे, विच इज़ वाई T20 में इतना हाई स्कोर्स देखने को मिलते हैं हमें। तो आई थिंक तीनों जो वेन्यूज़ होने वाले हैं यहाँ पे इनिशियली बैटिंग का अच्छा वो मौका मिलेगा आपको।
एंड रैंक टर्नर्स आपको नहीं दिखने वाले मेरे ओपिनियन में, विच मीन्स शायद आप फिर से 3 पेसर्स को खिलाओ। आप कुलदीप यादव को ना देखो खेलते हुए, राइट। हो सकता है डिपेंडिंग। अब देखो भाई, इंडिया में क्या पिचेस ऐसी हैं कि आप चाहो तो तोड़ने को तो किसी पिच को भी तोड़ दो, बना दो मिट्टी। बट अगर मैं कह रहा हूँ एक न्यूट्रल पिच भी है जिसमें स्पिन करेगी 3 से 4 दिन से, शायद तब भी 3 पेसर खिलाओ। हम चाहते हैं प्रिपरेशन वैसी हो। आई थिंक मेरे हिसाब से तो सही भी होगा अगर वो करेंगे, ठीक है। हाँ तो आई थिंक, बट वही आई जस्ट होप कि हम लोग बहुत लाइटली ना ले लें, क्योंकि अगर हम न्यूजीलैंड को 3-0 हरा देते हैं तो बीजेटी में खेलने का कोई प्रेशर ही नहीं है ना, फिर हमें सिर्फ एक मैच ड्रॉ करना है 5 में से। तो जो प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब अगर आप पहले जीत जाओगे तो इतनी जरूरत भी नहीं है। मतलब वेरी ऑनेस्टली हाँ, आई थिंक ये सोचने वाला पॉइंट है, बट आई थिंक प्लेयर्स उस तरीके से नहीं सोचते हैं। और वो सही भी है कि हमें बीजेटी में जीतना है। हाँ, आई थिंक रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब वो प्लेयर्स हैं नहीं जो सोचेंगे कि हम क्वालिफाई कर गए तो अब सारे मैच हार जाए तो भी ठीक है, काफी है। देयर इज अ रीजन व्हाई हमने 2023 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी अपनी प्रॉपर टीम खिलाई थी, जब वो लास्ट मैच था जब। वेरी ट्रू। सो आई थिंक इसी के चलते हुए हम लोग को 3 पेसर्स देखने को मिल सकते हैं। आकाशदीप कंटिन्यू करेंगे। अब मेरा ये कहना है कि अगर हम बीजेटी में जाते हैं तो आई थिंक मयंक यादव वगैरह को आप लेके जा रहे हो, बट प्रेफरेंस आकाशदीप की ही होनी चाहिए। हाँ, डेफिनेटली, कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें। अश्विन को क्या जगह मिलेगी खेलने को इसके बाद? आई होप मिल जाए भाई, मुश्किल है बीजेटी में। आई थिंक ये पॉसिबली उसकी लास्ट सीरीज हो सकती है इसमें वो सारे मैचेस खेल रहा हो। डैम भाई, नहीं सारे मैचेस में भी, हाँ शायद सारे मैचेस ना खेले वहां पे, बट चांस तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि आई वुड स्टिल से बीजेटी में अगर आप खेल रहे हो, थोड़ी आई नो थोड़ी लोगों को लॉजिकल कॉल लग रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सेम कॉम्पोजिशन खिलाना चाहिए जो अभी तक खिलाते आ रहे ना। ट्रू, जडेजा अश्विन, क्योंकि वो बैटिंग वाला भी ना फर्क पड़ता है। जब नंबर 8 पे आ रहे होते हैं ना बैट्समैन, फर्क पड़ता है। प्लस आई थिंक इधर वे अवे कंडीशंस में सेम चीज होते हुए देखी थी। वेरी ऑनेस्टली टेस्ट क्रिकेट में हम कहते हैं ना कि डेप्थ की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं जितनी बाकी में। इट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। हाँ, अप्रिशिएटेड, प्लस अवे टेस्ट में वी नीड डेप्थ यार, कुछ हद तक मतलब तो बैटिंग डेप्थ चाहिए। हम लोग टैंक कर जाते हैं कई बार, तो इट इज ऑलवेज अ बोनस। प्लस अश्विन जिस फॉर्म में है अभी, व्हाई वुड यू नॉट वांट टू? ऑल्दो इफ गिवन अ चॉइस टेस्ट क्रिकेट बीजेटी, जडेजा या अश्विन, मैं तो हमेशा अश्विन को रखता हूँ भाई, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। बट जडेजा का भी भाई है यार, मतलब ही इज अ ग्रेट प्लेयर। कोई मुझे लगता है दोनों खेलना चाहिए। प्लस उसकी बैटिंग भी गंदी नहीं है अभी, तो अच्छी बैटिंग है भाई, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स है हमारी टीम का। सो मुझे ऐसा लगता है कि आई होप सेम कॉम्पोजिशन रहे बीजेटी को कंसिडर करते हुए, क्योंकि इस सीरीज की हम जो भी बातें करेंगे वो बीजेटी के कॉन्टेक्स्ट में ही होने वाली है। एग्जैक्टली। लास्टली जो बैटर्स हैं हमारे, आई थिंक केएल राहुल, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, बिग सीरीज फॉर देम। अभी मैंने कल ही ये मीम देखा था एंड उसमें था कि एक बंदा प्रे कर रहा है, भगवान से कह रहा है भगवान जी प्लीज कोहली एक लास्ट वीक ले, और भगवान जी स्टॉप गिविंग मी योर टफेस्ट बैटल्स। एक्यूरेट मीम था वो भाई। ये टाइम है, बीजेटी से पहले आखिरी 3 मैचेस हैं, अभी फॉर्म में आना पड़ेगा। इफ विराट कोहली गोज इनटू द बीजेटी विद 0 hundreds, इट इज प्रॉब्लमेटिक। ट्रू, 0 hundreds इन होल 2024, क्योंकि खेला T20 फॉर्मेट है मोस्टली, बट 100s तो एक भी नहीं आई ना। कितना टाइम हो गया यार उसको लास्ट 100 मारे हुए? बहुत टाइम हो गया भाई। आई थिंक लास्ट हमने 2000 आई थिंक 23 के एंड में आते आते देखी थी शायद। या हाँ 23 के एंड भी क्या भाई? 23 के एंड में भी हाँ नहीं खेला था ना। 23 में तो अक्टूबर से तो वर्ल्ड कप ही शुरू हो गया नहीं, था। वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में शायद मारी थी उसने, फैम नॉट, मुझे याद भी नहीं है। वेस्ट इंडीज में तो गए नहीं थे ना ये लोग। नहीं गए थे, रोहित शर्मा गया था, विराट कोहली गया था। मुझे आई थिंक लास्ट वो आई थी उसकी श्रीलंका की अगेंस्ट जो थी, जब वो बाइजूस वाला पहना हुआ था इन लोगों ने। एक तो भाई मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली वो, आई थिंक आई एम श्योर लोग बता देंगे। उसके बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया था, उसका T20 सीरीज थी, डायरेक्टली लोग साउथ अफ्रीका खेलने आए थे, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी आई नहीं, उसका दे लो टेस्ट खेले नहीं पूरे टाइम, फिर अभी श्रीलंका में खेले, श्रीलंका वाला में हुआ नहीं कुछ, सॉरी श्रीलंका वाले में नहीं, बांग्लादेश वाला खेले, बांग्लादेश में हुआ नहीं कुछ, तो नहीं आई उसके बाद से। काफी टाइम हो गया भाई। तो भाई मतलब मेन इशू यही है कि साहब कुछ कर दे। और रोहित शर्मा के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, बहुत बढ़िया कप्तानी है, ये वो है, बट मतलब मैं खुद भी सपोर्ट हूँ रोहित शर्मा का, लेकिन ये जो 15 रन जो मारे हैं छक्के 2 मार के, 5 बॉल 15 इंटेंट, वो इंटेंट के नाम पे टैक्स मत काटो भाई इतना। मतलब अच्छी बात है इंटेंट दिखाया, लेकिन रन भी आने जरूरी है, सिर्फ इंटेंट से कुछ नहीं होगा। ये T20 नहीं है, इम्पैक्ट की बातें यहाँ पे नहीं हो रही, वैसे हमें रन भी चाहिए। तो वो अच्छी बात है कि पहली ओवर पे कूद के छक्का मारा है, बड़ा मजा भी आ रहा था देखकर, लेकिन उसको 50 और 100 में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि वो कर रहा था बाय द वे, टू हिज क्रेडिट। साल के स्टार्टिंग में भी करा है, 2 सेंचुरी मारी इंग्लैंड के अगेंस्ट। आई होप कि यहाँ पे भी एटलीस्ट 1-2 सेंचुरी में देखने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। एंड बाकी जो बैटर्स हैं मुझे उनके लिए इतना कुछ नहीं है, जायसवाल, गिल,
भाई ये लोग को जो करना था प्रूफ कर रहे हैं, अब इनको बस वो मेंटेन करना है। सरफराज खान को जगह मिलती कि नहीं मुझे पता नहीं। केएल राहुल लास्टली मेक और ब्रेक सीरीज वंस अगेन, बिकॉज अगर वहां पे जगह बनानी है तो फिर केएल राहुल को यहाँ परफॉर्म करना चाहिए। मतलब जगह बनानी बीजीटी में, वो तो रिगार्डलेस रहेगी भाई। क्यों रहेगी? सरफराज खान डायरेक्टली, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरफराज खान खिला लो, लेकिन कोई भी बंदा फॉर ग्रांटेड क्यों ले अपनी पोजीशन? मतलब ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि यू विल हैव टू गो विद केएल। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर केएल राहुल रन नहीं मार रहा और मुझे जडेजा और अश्विन में से किसी एक ही बंदे को खिलाना है तो मैं दोनों खिला लूँ। सच है, हाँ वो कर सकते हैं, राइट। जडेजा एट नंबर 6 हैज बीन ग्रेट भाई। केएल राहुल ने जितने रन मारे जडेजा नहीं मारे उतने रन, प्लस मुझे 2 बॉलिंग ऑप्शन भी मिल रहे हैं। ऐसा भी तो सोच सकते हैं ऑप्शन, या राइट, ये अच्छा हो सकता है। क्यों जबरदस्ती में आप, अगर आपको नहीं खिलाना नंबर 8 पे बैटर तो खिला लो जडेजा को ऊपर भाई, कोई सीन ही नहीं है। तो केएल राहुल के लिए जरूरी है यार रन मारने, हल्के में नहीं ले सकते आप। मैं तो बैक करूंगा केएल राहुल को, बट आई वांट टू सी द रिजल्ट्स आल्सो। सो लास्टली क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? 3-0 आई थिंक सीरीज तो 3-0 होने वाली है। 3-0 होगी आई थिंक सो, मतलब हो सकता है मे बी ड्रॉ हो जाए। हारेगी तो नहीं, 2-0 में भी हो सकता है अगर ड्रॉ हो जाए। डिपेंड्स ऑन की पिच कैसी होगी, कितना लंबा चला जाएगा। मुझे नहीं लगता ड्रॉ हो सकता है कोई भी आज के टाइम पे। न्यूजीलैंड अपने पिछले 2 सीरीज 2-0 हारते हुए आ रही है, एक ऑस्ट्रेलिया से एक श्रीलंका से। मुझे लगा था वो पाकिस्तान वाला जो चल रहा था ना अभी इंग्लैंड से, मुझे लगा था वो ड्रॉ हो जाएगा पर पाकिस्तान है भाई, बेशर्मों ने पता नहीं, और उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच भी उसी पिच पर रख दिया, तो वो और बेवकूफ है। बट हाँ, मतलब अगर ड्रॉ नहीं हो सकता फिर तो आई थिंक 3-0 ही होने वाला है। आई थिंक 3-0 हो सकता है, एंड दिस मीन्स हमारे पास लिटरली कोई प्रेशर नहीं है बीजीटी में जाते हुए। बहुत तगड़ा हो जाएगा इंडिया के लिए अगर वो 3-0 जीत जाए तो। स्टार परफॉर्मर मैन ऑफ द सीरीज कौन? अश्विन फिर से भाई, सबसे ज्यादा लाइकली वही है जीतने का। आई डोंट थिंक हमारे बैट्समैन में से किसी को मिलने वाला है अनफॉर्चुनेटली। जयसवाल नहीं, आई थिंक अश्विन होगा। अच्छा ठीक। एक वो होता है ना कि एडेड वो भी है बोनस उसके साथ एज एन ऑलराउंडर। बट डू यू सी अ सेंचुरी कमिंग फ्रॉम विराट कोहली? भाई मैं देखने वेखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है अब तो थोड़ा सर देखने का टाइम नहीं रहा, अब 2 करने का टाइम हाथ है ना, तो वो सेंचुरी आ जानी चाहिए अब। नहीं, बट डू यू थिंक कि आ रहा है नहीं आ रहा सेंचुरी? भाई मुझे लगता है कि इंडिया में इससे बेटर जगह आपको सेंचुरी मारने की नहीं मिलने वाली। चिन्नास्वामी और वानखेड़े, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। और न्यूजीलैंड के पास इतने अच्छे स्पिनर्स भी नहीं है कोई बहुत वर्ल्ड क्लास। वो टीम स्ट्रगल भी कर रही है, तो भाई कम से कम 2 तो नहीं, वो तो आंसर ही नहीं हुआ ना, आ रही है नहीं आ रही भाई। वैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है टीम में और बोल्ड भी होगा मेरे ख्याल से, मैं देखी नहीं उनके स्क्वाड अभी, बट विलियमसन नहीं है बाय द वे। आ जाएगी मेरे ख्याल से, एक तो आनी चाहिए। एक आ रही है, एक तो मैं कह रहा हूँ एक भी नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं, निकालो भाई कोई पीजीटी से। चलो भाई ठीक है, इस नोट पर हम एंड करते हैं आज के पॉडकास्ट को, और आई होप सबको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, मैं कहना भूल गया पहले, एंड लाइक भी कर दो वीडियो को। और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए, आपको मुँह दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।